गांव के ठीक किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे बैठकर जो भी सवाल पूछा जाए उसे जवाब मिले। पर जवाब की तरह कई बार झूठी मनोकामनाएं, छोटी छोटी लड़ाइयां और लोगों की बातों का अंबार भी मिलता रहता था। उसी पेड़ के पास आम की बगिया में बैठा हुआ रामदयाल हर रोज चाय पीता, तंबाकू चबाता और गांव के अजनबियों के किस्से सुनता। रामदयाल के पास न कोई शिक्षा थी और न कोई बड़ा नाम, फिर भी वह हर बात पर तफसील से राय देता, कभी सही कभी गलत। उसकी राय सुनकर लोग मुस्कुरा देते या मुंह बनाकर निकल लेते, पर एक बात तय थी, रामदयाल में आत्मविश्वास की कमी नहीं थी। एक दिन गांव में नई बात फैल गई। नजदीकी शहर के चौक पर एक नया मुकाबला होने जा रहा था। अमीरों के बीच विवाद हो और राजा करार दिए गए प्रश्नों पर शिष्टाचार के ज्ञान की परख हो, ऐसा नहीं था। बस शहर के नवाब ने एक खेल रखा था, सबसे बुद्धिमान कौन। पर सवालों और इनामों के बीच लोगों ने एक नया रूप बना लिया, सबसे बड़ा मूर्ख कौन। यह मजाकिया टाइटल कस्बे भर में चल निकला। लोग हंसते हुए कहने लगे कि क्यों न गांव से भी कोई प्रतिभागी भेजा जाए। रामदयाल के दो पड़ोसी थे, बुद्धिमान बतौर ज्ञानार्थी सत्यनारायण और चालाक लेकिन विनोदी रूप से बुद्धिहीन माना जाने वाला छोटा मोहन। सत्यनारायण पढ़ा लिखा, शांत और लोगों की तकलीफें सुनकर समाधान सुझाने वाला आदमी था। मोहन छोटा था पर चालाक, उसका हंसोड़ स्वभाव सभी को लुभाता था। रामदयाल इन दोनों को रोज ताने मारता, तुम दोनों रैंकिंग में आगे हो, मैं कौन सा पीछे हट जाऊं। पर असलियत में वह जानता था कि सत्यनारायण की बुद्धि निस्संदेह ऊंची थी। खब जंगल से होकर गांव तक आई। शहर का नवाब, जिसे जिद्दी प्रसिद्धि चाहिए थी, ने इनाम रखा था कि जो भी सबसे बड़ा मूर्ख साबित होगा उसे 500 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। खबर सुनकर गांव में हलचल मची। कुछ लोगों ने सोचा कि यह व्यंग्य है, कुछ ने कहा कि यह कलह की बात है, पर तीनों रामदयाल, सत्यनारायण और मोहन इस विचार से प्रभावित हुए। सत्यनारायण ने पहले तो मुंह खींच लिया, पर गांव के बुजुर्गों ने उसे मनाया, तुम्हारी बुद्धि जो सही में है उसे दिखाने में कोई बुराई नहीं। मोहन तो उत्साहित था, क्योंकि मूर्ख बनने में उसे कोई मेहनत नहीं लगती थी, बस थोड़ी औपचारिकता और मजाक की तड़क देकर वह जीत सकता था। रामदयाल के मन में अलग आग थी, वह जानता था कि असल में दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है, पर क्या वह इसे सबके सामने बताएगा? यह सवाल उसे भीतर से जलाता रहा। 3 दिन बाद शहर की भीड़ और मंच की रोशनी के बीच तय हुआ कि हर प्रत्याशी को एक एक सवाल दिया जाएगा और उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर निर्णायक समिति फैसला करेगी। पर नवाब ने एक शर्त रखी, सिर्फ वही जो खुद को सबसे बड़ा मूर्ख मानकर आएगा वह मंच पर सवाल सुनेगा। यह शर्त सुनकर कुल सभा में हंसी उड़ी, पर ऊपर से देखा जाए तो इसमें सत्य की परत थी, क्योंकि मूर्खता की असल कसौटी वही है जो खुद को मूर्ख समझकर सामने आने का साहस रखे। सत्यनारायण ने हिंदुस्तानी तर्ज पर विनम्रता दिखाई और कहा, मैं नहीं आऊंगा। बुद्धिमानी में मेरा विश्वास है, मूर्ख बनने की नियत नहीं। मोहन बोला, मूर्ख? मैं सबको हंसाकर यहाँ तक आ गया हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। रामदयाल ने कुछ न कहा, पर उसके मन में ठान गया कि वह जाएगा और खुद को सबसे बड़ा मूर्ख घोषित करेगा। मंच पर जब तीनों पहुंचे तो नवाब की आंखों में एक अलग चमक थी। उसने कहा, पहला सवाल सरल है, बताओ सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? सत्यनारायण ने तुरंत कहा, वह जो कभी सीखने को मना कर दे, क्योंकि सीखना ही बुद्धि का चिन्ह है। मोहन ने हंसते हुए कहा, सबसे बड़ा मूर्ख तो वही है जो जूता उल्टा पहनकर घर से निकले और किसी को बताने का साहस न रखे। सभा में तालियां बजीं, पर नवाब बोला, इन उत्तरों में न तो हास्य का दम है न कठोर सत्य। हम चुटकुलों से इतर सच्चाई सुनना चाहते हैं। फिर जजों ने कुछ चालाकी दिखाई, वे सीधे रामदयाल की ओर मुड़े। रामदयाल ने गहरी सांस ली और कहा, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जिसे हर रोज अपनी आंखों से झूठ दिखाई देता है
और वह झूठ को सच मानकर उसी के अनुसार जीता है। सभालोक सन्न रह गया। शब्दों में सरलता थी पर अर्थ भारी। नवाब ने चौंक कर पूछा, यह झूठ कैसा है? रामदयाल ने बताया, हम अक्सर छोटे छोटे भ्रमों की शिकार होते हैं। हम सोचते हैं कि पैसे से सब कुछ मिलेगा, कि सम्मान वही जो बाहरी दिखावे से मिलता है, कि बुद्धिमत्ता वही जो किताबों में लिखी हो। पर असल में उस आदमी को जो इन सब भ्रमों को बिना परखे अपना लेता है और फिर उसी से जीवन बना लेता है, मैं सबसे बड़ा मूर्ख मानता हूँ। नवाब ने मुस्कुराकर कहा, एक सुंदर उत्तर, पर मंच पर प्रदर्शन की जरूरत है। हमें दिखाओ कि तुम्हारी परिभाषा कैसे सच होती है। रामदयाल ने कहा, ठीक है। उसने अपने पुराने चप्पल उतारे और मंच पर एक सिक्का रखा। यह 5 रुपए का सिक्का है, उसने कहा। सच में आज मुझे इन 500 सिक्कों की जरूरत नहीं है। पर अगर मैं यह सिक्का उठाकर कहूँ कि यह 500 है, तो सब मेरे पीछे हो लेंगे। मैं झूठ बोलकर दिखा सकता हूँ कि दीन दौलत बदली जा सकती है। यही तो होता है, लोग झूठ पर यकीन कर लेते हैं। उसने चुप्पी तोड़ी और आगे कहा, एक आदमी है, नाम का नहीं भूमिका का, जो रोज सुबह अपने बेटे से कहता है कि वे गरीब नहीं हैं, वे अमीर हैं। पर बच्चे की आंखों में वह वही सच्चाई बैठती है जिसे पिता ने बूझा दमन कर स्वीकार किया। फिर वह बच्चा बड़ी उम्र में वही झूठ ही सच मानकर जीता है और वह सबसे बड़ा मूर्ख हो जाता है, क्योंकि उसने कभी अपने भीतर झांक कर सत्य नहीं देखा। सभा में धीरे धीरे एक भारी मौन छा गया। सत्यनारायण ने सिर हिलाया, मोहन की हंसी थम गई और नवाब के चेहरे पर भी गंभीरता छा गई। नवाब ने पूछा, तुम्हारा मतलब यह है कि आत्मधोखा सबसे बड़ा मूर्खता है? रामदयाल ने नयो कहा, हाँ। और इससे भी बड़ा मूर्ख वह है जो दूसरों को भी इस धोखे में उलझा दे। किसी को सच्चाई से दूर रखते हुए कलंकित करने वाला वह असली मूर्ख है, या कहें तो सबसे बड़ा दुष्ट। यही वह सुराग था जिसका बिरबल को इंतजार था। युवक ने नाम बताया। काला बास के असल नेता का नाम था धनसेन, परंतु लोग उसे काला बास कहकर डरते थे। धनसेन की पहचान और उसकी चालों ने बिरबल को और अधिक सच की पुष्टि करने में मदद की। बिरबल ने कहा कि धनसेन और उसके कुछ स्थानीय सहयोगी मेला देखने आने वाले हैं, और अगर हम सही समय पर पकड़ लें तो जनता के सामने उनको बेनकाब किया जा सकता है। उसने योजना तीसरी पर खींच ली। यह बार एक धोखा था और बिरबल उसकी उस कुचक्र में महारथी था। उसने मेले में एक नकली धन भंडार रखा और इसे संकेतित करने हेतु एक चमकीला झंडा लगाया। झंडे के पास रखे कुछ नकली आभूषणों पर स्थानीय रक्षक ध्यान दे रहे थे, पर असल में वे रक्षक बिरबल के साथी थे जो पकड़ के लिए तैयार बैठे थे। यह कैसा खेल था कि जिसे देखकर सब ललचा जाए, वही योजना का हिस्सा बने। रात के करीब जब मेले का शुवारा खत्म होने लगा, कुछ रोलपालकों ने देखा कि झंडे के पास एक साये की तरह कुछ हलचल हो रही है। वे चुपके से आगे बढ़े और देखा कि कुछ आदमी धीरे धीरे झंडे की ओर बढ़ रहे थे। उनमें से एक का चलन, उसकी चाल और उसका हाव भाव बिल्कुल उसी के जैसा था जिसके चित्र गांव वालों ने पहले दिखाए थे, धनसेन। बिरबल ने सिग्नल दिया और उसी समय गोपाल के साथियों ने जैसे फंदा कसना शुरू कर दिया। धनसेन ने अपनी टोली को इशारा किया, पर बिरबल की चाल इतनी तेज थी कि वे भागने से पहले ही घिर गए। एक जोरदार मुठभेड़ हुई जिसमें कुछ क्षेत्रों में लोग डर कर भागने लगे, पर बिरबल ने जनता से कहा कि किसी को हर्ट नहीं करना है, यह पकड़ कानूनी और शांतिपूर्ण होगी। आखिरकार धनसेन और उसके लोग पकड़ लिए गए। भीड़ का रोष पहले बिरबल के खिलाफ था, पर जब सच्चाई खुली कि ये वही लोग थे जो गांवों में रातों को आतंक फैलाते थे, तो लोगों ने उनकी गिरफ्तारी का स्वागत किया। कलाई में बेंधे पत्थर के ब्रेसलेट और गले में छिपाए गए आभूषणों की संख्या बताते हुए गोपाल ने अदालत तक के लिए सबूत इकट्ठे किए। पर मामला यहीं खत्म नहीं हुआ।
बिरबल ने धनसेन से प्रश्न किया कि किसने उसे यह काम करने का आदेश दिया। धनसेन ने पहले तो चुप्पी साधी, पर फिर सख्त पूछताछ के बाद उसने मुंह खोला और बताया कि उसने स्थानीय कुछ अमीरों और कुछ अफसरों के साथ मिलीभगत करके यह काम आरंभ किया था। उसने नाम भी दिए और उन नामों पर जब छानबीन हुई तो सबूत मिल गए। बिरबल की सूझबूझ और गोपाल की ईमानदारी ने मिलकर जितनी भी गुत्थियां थीं उन्हें खोल दिया। दरबार ने सुनवाई की, कानूनी कार्यवाही हुई और धनसेन व उसके साथियों को पकड़ा गया। पर बिरबल ने केवल दंड के साथ साथ सुधार की बात भी कही। उसने कहा कि अपराधियों को सिर्फ सजा देना ही समस्या हल नहीं करेगा, बल्कि ऐसे कारणों का निवारण करना होगा जिनसे लोग अपराध की ओर धकेले जाते हैं। अकबर ने बिरबल की बात मानी और तुरंत सामाजिक सुधार हेतु कुछ नीतियां लागू की। कर्ज माफी के छोटे छोटे प्रावधान, भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और गांवों में सुरक्षा व्यवस्था का सुधार। इन नीतियों का असर शीघ्र ही दिखने लगा। लोगों का भरोसा लौट आया और असल अपराधियों की पकड़ ने समाज में एक नई चेतना जगाई। धनसेन की गिरफ्तारी के बाद भी बिरबल का काम खत्म नहीं हुआ। उसने उन स्थानीय अफसरों की भी जांच करवाई जो धनसेन को सूचना दे रहे थे। कुछ अफसरों ने अपने अयोग्य तरीकों का बचाव करने की कोशिश की, पर जब दस्तावेजों और गवाहियों ने उनके खिलाफ बोलना शुरू किया तो वे खुलकर बेनकाब हुए। अदालत ने उन पर सख्त कार्यवाही की और उनकी जगह ईमानदार लोगों को रखा गया। बिरबल ने यह भी सुनिश्चित किया कि जो लोगों ने धनसेन की शिकार में मदद की वे सामान्य नागरिक थे, जिन्हें बाद में भी परेशान नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको सुरक्षा और सम्मान दिया जाए ताकि वे भविष्य में भी न्याय के पक्ष में बोल सकें। समाप्ति के समय जब सब कुछ शांत हुआ, अकबर ने बिरबल को महल के बड़े हॉल में बुलाया और कहा, बिरबल, तुम्हारी चतुराई और कार्यनीति ने न केवल कालाबाज को पकड़ा बल्कि हमारी न्याय व्यवस्था को भी सुधारा। बिरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुक्मरां, सच्चाई का सामना करना ही सबसे बड़ा विजय आंदोलन है। अकबर ने फिर कहा कि अब गांवों में मेला और त्योहार खुलकर होने चाहिए और कोई भी डर के कारण तंग न हो। गांवों ने धीरे धीरे अपनी हिम्मत और उत्साह हासिल कर लिया। बच्चे फिर से खुले में खेलने लगे और महिलाएं बाजार में बिना भय खरीदी करने लगीं। बिरबल अक्सर उन गांवों में जाता, लोगों से मिलता और बतलाता कि कैसे सत्य और न्याय से डर को हराया जा सकता है। उसने धनसेन के बने हुए घाव भी भरे, न केवल कानून के हिसाब से बल्कि संवेदनशीलता दिखाकर भी। कुछ सालों के बाद जब लोग अकबर के शासन की बात करते तो कालाबाज की कहानी एक चेतावनी के रूप में सुनाई जाने लगी कि कैसे लालच और भ्रष्टाचार किसी समाज को दुर्बल कर सकते हैं और कैसे सूझबूझ और सामूहिक प्रयास से उसे रोका जा सकता है। बिरबल की उस लंबी रात की योजना, मेले की चाल और गोपाल की ईमानदारी की गाथा गांव-गांव में बताई जाती रही। लोग अब समझ चुके थे कि किसी भी खतरे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और न ही अफवाहों का अंधाधुंध अनुसरण करना चाहिए। हर बात को तथ्य की रोशनी में जांचना चाहिए। बिरबल ने खुद भी सादा जीवन जिया, पर उसने कभी नहीं छोड़ा कि वह जनता के बीच जाए और सुन-सुनकर समाज की नब्ज पकड़े। उसकी बुद्धि और मानवता का मेल उस घटना में और भी स्पष्ट हुआ जब उसने पकड़े गए धनसेन के साथ भी कुछ सहानुभूतिपूर्ण पेश आना जरूरी समझा, क्योंकि बिरबल मानता था कि केवल कारावास से समस्याएं समाप्त नहीं होंगी, शिक्षा, अवसर और न्याय का संवर्धन भी उतना ही आवश्यक है। कालाबाज का नाम इतिहास में भय का प्रतीक बनकर रह गया, पर उसकी पकड़ और उसके बाद किए गए सुधारों की कहानी वहां के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। बीरबल की चतुराई, अकबर की इच्छा और गोपाल जैसे अधिकारियों की ईमानदारी ने मिलकर जो कुछ भी बदला वह धीरे धीरे प्रदेश की तस्वीर बदलने लगा। और जहां तक बिरबल का सवाल था, उसने हर उस बच्चे को बताया जो पूछता, बिरबल, डाकू कैसे पकड़े गए? कि डाकू पकड़ना केवल नसीब की बात नहीं होता, बल्कि समझदारी, इंसाफ और साहस का मेल होता है।
उस दिन से गांव-गांव में लोग फिर से खुले दिल से जीने लगे और कालाबाज की भनक सुनकर अब कोई भी कांपने नहीं लगा, क्योंकि वे जानते थे कि यदि कोई भी अंधेरा प्रबल हो तो बुद्धि की रोशनी उसे चीर कर रख देगी। बीरबल और डाकू की गिरफ्तारी। सारी कहानी उस समय शुरू हुई जब गांव-गांव से आए शिकायती पत्रों का ढेर अकबर के दरबार में लगा था और हर पत्र में एक ही नाम दोहराया जा रहा था, कालाबाज। कालाबाज नाम सुनते ही महल के लोग कांप उठते थे, क्योंकि वह केवल एक नाम नहीं था बल्कि पूरे प्रदेश में भय का पर्याय बन चुका था। लोग कहानियां सुनाते कि रात में जब चांद मेहरबान होता है तो कालाबाज सैकड़ों बदमाशों के साथ पहाड़ियों से उतर आता है, गांवों की तहजीब उधार देता, अनाज, गहने और लोगों की शांति सब लूट लेता। अकबर को पत्रों ने विचलित कर दिया। उसके मन में न्याय और सुरक्षा के सवाल उठ खड़े हुए। उसने सबको शांत कराकर कहा कि इस मामले का हल निकलेगा, पर निश्चितता चाहिए थी, और निश्चितता का नाम ही था बिरबल। बिरबल जब पहुंचा तो उसकी आंखों में वही शांत चतुराई थी और उसने बिना किसी घबराहट के कहा, हुक्मरा, कालाबाज को पकड़ना तो जरूरी है, पर इसे सत्यापित करना और चालाकी से करना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। भीड़ की आग में न कुछ गलत होकर किसी निर्दोष का नुकसान हो जाए। अकबर ने कहा, ठीक कहा, तुम जाओ और जो कुछ भी पता लग सके वह जानकर लो। बिरबल ने पहले गांवों के हाल जानने पर जोर दिया। उसने कुछ भरोसेमंद साथियों को साथ लिया, पर स्वयं वह गांव-गांव जाकर लोगों से मिला। उसने देखा कि कालाबाज की छाप न केवल लूट थी बल्कि लोगों के दिलों में डर बैठाने का कारस्तानी भी। कई बार लोगों ने आपस में झगड़े कर लिए, कुछ ने पुराने शत्रुता का बहाना बना लिया और कुछ ने केवल अफवाहों के सहारे राजस्व की कमी के लिए आरोप लगाने शुरू कर दिए। बिरबल ने समझ लिया कि घटना में कोई बड़ी चालबाजी छिपी है। उसने गांव के गरीबों और धनी दोनों से संवाद किया, बच्चों की बातें सुनी, क्योंकि बच्चों से सच्चाई अक्सर खुलकर निकल आती है, और बूढ़े लोगों की मंद आवाजों में उसने गवाहियां टटोली। एक बूढ़े धनिक ने बताया कि कालाबाज की टोली कभी भी किसी गांव के बाहर के रास्ते छोड़कर नहीं आती, वे भीतर से आते हैं, कभी किसी मेला के दिन, किसी शादी के समय, जब लोग व्यस्त होते हैं। यह सुनकर बिरबल ने सोचा कि कोई स्थानीय सहायता अवश्य मिल रही है। बिरबल ने उसी रात अपने दो सबसे भरोसेमंद लोगों को बुलाकर योजना बनाई। उसने कहा कि साधारण गुप्तचर व्यवस्था कारगर नहीं होगी, कालाबाज की पहचान और उसके साथियों की सूची बनानी होगी। अभियुक्तों में एक नाम बार बार उभर कर आता था, रघुवीर नाम का एक आदमी, जो कभी एक जमाने में अच्छे स्थानीय लोगों में गिना जाता था, पर हाल के वर्षों में उसके घर के कागजात बिखर गए थे। लोग कहते थे कि रघुवीर पर कर्ज के बादल हैं और वह किसी भी हद तक जा सकता है। बिरबल ने रघुवीर की बात पर जल्दबाजी में भरोसा नहीं किया। उसने चुपके से रघुवीर के आसपास घूमना शुरू किया। उसने देखा कि रघुवीर अक्सर रात के समय एक पुराने कुएं के पास जाता और वहां से कुछ बोझ उठाकर जाता दिखता। बिरबल को शक हुआ, पर उसने ठहरकर सूझबूझ के साथ आगे की जांच की। उसके अगले कदम में उसने गांव के कुलीनों से वफादार एक सभा बुलवाई, ऐसी सभा जिसमें अकबर के नाम का भय कम था और सत्य की खोज ज्यादा। उस सभा में बिरबल ने कहानियां नहीं सुनाई, पर प्रश्न उठाए, किसे कब देखा गया, किसकी चमकदार घड़ियां गायब हुई, किसने अचानक धन जमा कर लिया। लोगों के चेहरे बदलते गए और धीरे धीरे सच के टुकड़े सामने आने लगे। कुछ लोग बेदर का बहाना बनाकर झूठ बोले, पर बिरबल की चतुर नजर कुछ भी अनदेखा नहीं कर पाती थी। उसी दौरान उसे यह पता चला कि गांव के बाहर पुराने चटाई के गोदाम के पीछे एक गुप्त सुरंग है, जिसे कुछ लोग रात में इस्तेमाल करते हैं। सुरंग के बारे में सुनकर बिरबल का मन कौंध उठा। यह वही जगह हो सकती थी जहां से कालाबाज महल को खबर दिए बिना ही अंदरूनी सूचना जुटा रहा था। उसने महल के कुछ विश्वासपात्र सैनिकों को बुलाकर वहां की गुप्त जांच का प्रबंध किया, पर बिरबल ने सावधानी रखने का आदेश दिया।
गुप्त जांच ऐसी हो कि संदिग्ध उठ जाए तो भीड़ में गलती न हो। जांच के दौरान सुरंग के भीतर से कुछ पुराने दस्तावेज और सूटकेस बरामद हुए जिन पर कुछ नाम और मुहरें थीं। उन दस्तावेजों ने संकेत दिया कि कुछ स्थानीय अफसरों की मिलीभगत से काला बास को जानकारी मिलती थी कि किस गांव में कब संपत्ति जमा है। यह जानते ही बिरबल ने सूटकेस में रखे सब सवाल उठाए। क्या कोई शासकीय काटछांट में कमी थी? क्या कुछ अफसरों ने भ्रष्टाचार की हवा में हाथ मिलाया? बिरबल ने महल के एक ईमानदार अधिकारी, जो पहले से ही सच्चाई के लिए प्रसिद्ध था, को साथ लेकर मामले की तह तक पहुंचना चाहा। उस अधिकारी का नाम गोपाल था। वह सरल कथन और ठोस निर्णयों के लिए जाना जाता था। गोपाल के साथ मिलकर बिरबल ने उन मुहरों की जांच आगे बढ़ाई और रिकॉर्ड की पुष्टि करवाई। धीरे धीरे कुछ अफसरों के कनेक्शन उजागर हुए। वे लोग अपने निजी फायदे के लिए काला बाज की टोली को सूचना दे रहे थे ताकि वे आसानी से निशाना साध सकें और कुछ हिस्सा उनसे बांट लें। इस उद्घाटन ने बिरबल के कानों में जैसे ढेरों ताले खोल दिए। फिर आया वह मोड़ जब बिरबल ने सोचा कि सीधे सामना बेहतर होगा। उसने अपने दिमाग का जाल फैलाया। काला बाज को सिर्फ पकड़ना शौर्य नहीं बल्कि जनता के सामने उसे बेनकाब करना भी था। उसने गांव में मेला का आयोजन करवाया और महल से आदेश छपवाए कि अखबारों में एक बड़ा उत्सव होगा जिसमें अकबर स्वयं उपस्थिति देंगे और जो भी व्यक्ति अपने खोए हुए सामान की सही पहचान कर सके उसे पुरस्कृत किया जाएगा। यह आमंत्रण काला बाज के लिए जाल था क्योंकि वह अधिकतर भीड़ में छिपकर अपनी लूट को अंजाम देता था। बिरबल का तर्क था कि जहां उम्मीददार और लालच दोनों हों, वहां अपराधी की प्रवृत्ति सामने आ सकती है। मेला लगा, रंगरंग की पतंगे चलीं, लोग नाच गाए और अकबर के राजदूत वहां पहुंचे। बिरबल ने महल की सेना को सतर्क रखा पर किसी को भी खुला नहीं कहा कि क्या होना है। उसने केवल अपनी आंखें और सूझ रखी, दोनों ही तेज थे। मेला के बीच में अचानक एक घटना ने माहौल बदल दिया। किसी ने दावे किया कि कुछ युवक मेले में घुसकर सोने की माला बेचने आए हैं जो किसी दिन पहले चोरी हुई थी। भीड़ में हलचल मची और उसी हलचल में काला बाज की प्रथा सक्रिय हो गई। पर इस बार बिरबल पहले से तैयार था। उसने कुछ पुरुषों को भीड़ का हिस्सा बनाकर रख दिया था जो संदिग्धों की हर चाल पर नजर रख रहे थे। काला बाज की टोली ने सोचा कि वह भीड़ में से कुछ चुन सकती है, पर बिरबल ने जैसे ही संकेत दिया, गोपाल और महल की सेना ने सुरक्षापूर्वक घेराबंदी कर ली। कई युवक भागने की कोशिश में पकड़े गए और उनमें से एक का हाथ छिलके वाले कपड़े में छुपा हुआ था। वह वही सूटकेस था जो सुरंग में मिला था। भीड़ चिल्लाई और भय फैल गया, पर बिरबल शांत रहा और उसने उस पकड़े गए युवक से धीरे धीरे बातें की। युवक के होठ कांप रहे थे, पर बिरबल की बातों में कुछ सहजता थी जिसने उसको बोले के लिए मजबूर कर दिया। उसने कहा कि वे लोग बाहर से आए नहीं थे, वे स्थानीय ही थे और एक बड़े आदमी के कहने पर काम कर रहे थे। पर वही शाम, जब सब कुछ शांत सा लग रहा था, फिर एक अजीब घटना हुई। अकबर अपनी खिड़की पर बैठा था और बाहर की ओर देखने लगा, उसी मोड़ की तरफ जहां से दिन पहले सब कुछ शुरू हुआ था। उसने देखा कि वही अजनबी आदमी फिर से वहां खड़ा था, पर इस बार उसकी मुद्रा अलग थी। उसकी पीठ सीधी थी और हाथ में अब कोई बोरा नहीं था, बल्कि उसके हाथ में एक छोटा सा पन्ना था। आदमी के कदमों में अब दृढ़ता थी, जैसे वह किसी मिशन पर नहीं पर किसी संदेश पर आया है। अकबर ने तुरंत अपना सेवक बुलाया और बोला, इस बार मैं खुद जाऊंगा, तुम साथ आना। सेवक हिल गया पर अकबर ने कहा, नहीं, यह मेरा काम है। अकबर ने अपनी बारबरसी हल और चुस्त वस्त्र पहने और बिना किसी भेदभाव के महल से बाहर निकला। वह बिना आवाज किए उस ओर बढ़ा। अजनबी ने अकबर को देखा और धीरे से सिर झुकाया, नमे शान पर कोई नम्रता भी नहीं। उसने कहा, हुक्मरां,
मैं वही हूँ जिसने पहले भी आपको परेशान किया, पर अब मैं व्यक्तिगत रूप से आकर कहना चाहता हूँ कि मेरी मंशा उससे भी बड़ी है जो आप सोचते हैं। अकबर ने पूछा, तुम्हारी मंशा क्या है? अजनबी ने धीरे से कहा, मैं उस सच की तलाश में आया हूँ जो किसी के पास नहीं, सच जो किसी को न टूटने दे न जीतने दे। अकबर ने हैरानी से देखा। उसने पूछा, यह कैसी भाषा है? तुमने गरीबों को भटकाया, दस्तावेजों को गड़बड़ाया, क्या यही तुम्हारा सच है? अजनबी ने कहा, नहीं हुक्मरां, मेरी कहानी अलग है। उसने अपना पन्ना अकबर को दिया। उस पर एक छोटी सी कहानी लिखी थी, एक पिता की जो अपने बेटे के लिए जमीन जुटाना चाहता था, पर अनुचित तरीकों से उसे छीन लिया गया। उस पिता ने अपनी बेटी को शहर के बाहर भेजा ताकि वे भूखे न रहें। पन्ने पर लिखा था कि इस तरह की अन्याय की कहानी कितनी थी, पर अंत में लिखा था कि उसने उन दस्तावेजों को फिर से सही करने की कोशिश की थी, पर उसे धोखा दिया गया और अब वह पछता रहा था। अकबर ने पन्ना पढ़ा और उसकी आंखें नम हो आईं। उसे समझ आ गया कि उस अजनबी ने गरीबों को भड़काने का काम इसलिए किया था ताकि वे आवाज बुलंद कर सकें, पर उसने इसका प्रयोग गलत तरीके से किया। उस आदमी ने कहा, हुक्मरां, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। मैंने कुछ गलतियां की हैं, पर मेरा मकसद केवल यह था कि सच सामने आए। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने सच की तरह की आग जलाई पर उसे अफरातफरी बना दिया। अब कानून होगा और तुमको भी इसका सामना करना होगा, पर मैं तुम्हें सजा देने के साथ साथ सुनूंगा भी। अजनबी ने सिर झुकाया और कहा, हुक्मरां, मैं तैयार हूँ। अकबर ने उस अजनबी को महल में बुलवाया और लोगों के सामने सब कुछ रखा। जब सब कुछ खुल जाता है तो न्याय अपने आप तेज हो जाता है, और उस रात हुआ यही। उस आदमी ने अपना अपराध स्वीकार किया और साथ ही उन लोगों के नाम बताए जिन्होंने उसे प्रोत्साहित किया था। महल की अदालत ने न्याय किया, जिसमें सजा भी हुई और साथ ही पीड़ितों को मुआवजा भी दिया गया। उस व्यक्ति ने जीवन भर पाप को महसूस किया, पर उसने सरकार की सहायता से अपने अतीत के खामियों को सुधारने की प्रतिज्ञा की। वह दिन एक सबक बन गया कि सत्य का प्रकाश सदा उज्जवल होता है, पर उसे सही तरीके से जलाना चाहिए, न कि आग की तरह जो सब कुछ भस्म कर दे। कई महीनों बाद जब शहर के लोग फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, अकबर अक्सर अपनी खिड़की के पास बैठकर बाहर देखते। वह जानता था कि हमेशा कुछ रहस्य होंगे, पर अब वह यह भी समझ गया था कि हर रहस्य का सामना समझदारी, धैर्य और न्याय से ही किया जा सकता है। बिरबल अक्सर उसके पास आकर वही मुस्कान बिखेरता और कहता, हुक्मरां, खिड़की से दिखे हर रहस्य का मतलब यह नहीं कि हम उसे डर से देखें। कभी कभी वह बस हमें याद दिलाता है कि हमारी निगाहें चौड़ी होनी चाहिए। अकबर ने उस दिन सीख लिया कि कोई भी राज्य तभी टिकता है जब उसके राजा की आंखें हर खिड़की पर ही नहीं बल्कि हर दिल पर भी बटोरें। उसने शासन में बदलाव किए, कागजातों की पारदर्शिता बढ़ाई, लोगों के शिकायत निवारण के उपाय सुदृढ़ किए और गांवों में जाकर सीधे लोगों की सुनवाई करने लगा। अजनबी, जिसने पहले अफरातफरी मचाई थी, उसने साबित किया कि पछतावा भी एक नई शुरुआत दे सकता है, और उसने अपना जीवन लोगों की मदद करने में लगा दिया। वक्त के साथ वह मोड़, वह मंदिर और वह बोरा सब इतिहास बन गए, पर अकबर की खिड़की से दिखा वह रहस्य सदैव उसकी यादों में बसा रहा। एक ऐसा रहस्य जिसने न केवल एक जाल को खोला बल्कि एक सच्चाई को भी सामने ला दिया कि राजा का काम केवल शासन करना नहीं, बल्कि देखना, समझना और बदलना भी है। उस दिन से अकबर जब भी खिड़की खोलता तो न सिर्फ बाहर की दुनिया देखता बल्कि अपने अंदर की दुनिया भी परखता, क्योंकि उसे पता था कि किसी भी शासन की असली खिड़की वही होती है जो उसके लोगों के दिलों में खुलती है, और वह खिड़की बिल्कुल उसी तरह खुली रही जैसे एक शांत सुबह में पहली किरण। बिरबल की बातें सुनकर मुखिया चटखारा लेकर बोला, तुम्हारे शब्दों का क्या विश्वास? हमारे लड़के नौकरों से मार खा रहे हैं, उनके घर जला दिए गए
और तुम हमें न्याय कहाँ मिल रहा है? इस राज्य में अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब। उसकी आवाज में दर्द था, पर उसकी आंखों में अब भी कुछ सख्ती बनी थी। बिरबल ने कहा, तो क्यों नहीं तुम्हारे दुख के पीछे कोई नाम है? क्यों नहीं तुम सीधे मेरे पास आकर शिकायत कर देते? मुखिया ने कहा, हमें कौन सुनेगा? हम लिखते हैं पर हमारे पत्र गायब हो जाते हैं। बिरबल ने ध्यान से देखा, सब कुछ वैसा था जैसा उसने अकबर की खिड़की से देखा। पर उसे कुछ और भी महसूस हुआ। यह समूह सतर्क पर आत्मनिर्भर था। उनके हाथों में जो दस्तावेज था वह किसी पुराने हुक्म का रूप ले रहा था, शायद किसी भूखंड से जुड़े अधिकारों के बारे में। बिरबल ने सोचा, क्या यह सब सिर्फ भूस्वामित्व की लड़ाई है या कुछ और? अचानक एक बच्चे ने झाड़ियों के पास से कुछ कागज फेंक दिया और चुपके से भाग गया। बिरबल ने कागज उठाया, उस पर कुछ नाम थे और खंडप्रतियों के नंबर। उसे महसूस हुआ कि इस जंग में कोई और हाथ काम कर रहा है। किसी ने गरीबों को उकसाया था, पर वह उकसाव किसने किया? बिरबल ने मुखिया से कहा, तुम्हारे पास यह सब कैसे आया? मुखिया ने आंखें झपकाई और कहा, हमारे पास एक आदमी आया। वह कहता था कि पुराने दस्तावेजों में कोई गुप्त हक है और यदि हम उसे हासिल कर लें तो हम सबके घर बच जाएंगे। उसने हमें बोरा देकर कहा कि हमें रात में यह करना होगा। उसी ने कहा कि अकबर की खिड़की हमें सही समय बताएगी। बिरबल ने मन ही मन सोचा, तो यही वह आदमी था जो अकबर ने खिड़की से देखा था। पर कौन था वह आदमी और किस मकसद से आया था? बिरबल ने शांत आवाज में कहा, ठीक है, तुम लोग वापस जाओ। यह योजना अब बंद। कल मैं तुम्हारे साथ बैठकर यह सब जांच करूंगा। मुखिया ने गुर्राया, और अगर कल कुछ नहीं होगा? बिरबल ने आंखें गहरी कर दीं और कहा, अगर कल कुछ नहीं हुआ तो तुम न्याय से भी वंचित नहीं रहोगे, पर षड्यंत्र बंद करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आखिरकार समूह बिखर गया, पर बिरबल ने देखा कि मुखिया की आंखों में अब भी पानी था। न तो पूरी तरह प्यास बुझी, न पूर्ण संतोष मिला था। बिरबल को लगा कि इस खेल में कुछ बड़ा है। किसी ने गरीबों के दर्द को हथियार बनाया है और शहर के भीतर अराजकता फैला दी है। अगली सुबह बिरबल ने अकबर को सारी बात बताई, किसने क्या कहा, किसने किसे उकसाया और किन दस्तावेजों का जिक्र हुआ। अकबर ने गंभीरता से सुना और कहा, तुमने जो कहना सही कहा बिरबल, पर मैं नहीं चाहता कि हमारे लोग सड़कों पर आकर हिंसा करें। बिरबल ने सलाह दी, हुक्मरा, सबसे पहले हमें उस आदमी के बारे में पता लगाना होगा जिसने गरीबों को उकसाया, और फिर उस जगह के पुराने दस्तावेजों की जांच करनी होगी। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम जाओ और पूरा पता लगाकर आओ। और इस बार तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ दरबार का एक अधिकारी होगा ताकि यदि कुछ बड़ा मिले तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। बिरबल ने हामी भरी और तुरंत काम में लग गया। बिरबल ने नगर के कागजात खाने में जाकर पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उसने पाया कि वास्तव में कुछ वर्षों पहले उस इलाके में एक छोटा मंदिर हुआ करता था जो जमीन के विवादों के कारण कई बार रूपांतरित हुआ था। कई पुराने दस्तावेज अधूरे थे और कुछ नकलियों से भरे हुए थे। पर सबसे दिलचस्प बात यह थी कि कुछ दस्तावेजों पर एक ही मुहर पंजीकृत थी, एक अज्ञात संगठन की मुहर जो हाल के वर्षों में कई बार दिखाई दी थी और जिसके नाम पर कभी सुनवाई नहीं की गई थी। बिरबल ने सोचा, यह वही संकेत है जो उन लोगों ने देखा होगा। कोई तीसरी ताकत है जो झूठे वादों के साथ गरीबों को भटका रही है। बिरबल ने उसी रात फिर से मंदिर के पास जासूसी की। उसे एक बूढ़े पुजारी मिला जो पहले वहां का प्रधान था। पुजारी ने थके हुए स्वर में कहा, मेरे पास कुछ पुरानी प्रतियां हैं, पर उन्हें पढ़ने की आंकड़े नहीं बची। पर हाँ, जब भी किसी ने हमारे मालिकाने के कागजों को खंगाला, वहां एक अजनबी हमेशा दस्तक देता, कहता, यह हक तुम्हारा है, पर बाद में वह हक गायब हो जाता। पुजारी का चेहरा उदास था, उसकी आंखों में वर्षों की थकावट और पीड़ा साफ थी। बिरबल ने पुजारी से कहा,
क्या तुम्हारे पास वह आदमी के बारे में कुछ निशान है, कोई नाम, आवाज या किसी और की पहचान? पुजारी ने धीमी आवाज में कहा, नहीं बेटा, पर हर बार उसके साथ एक सूटकेस हुआ करता। बिरबल ने सूटकेस के बारे में सोचा, वह बोरा जो अकबर ने खिड़की से देखा था, क्या वही सूटकेस का सस्ता रूप था? उसने पुजारी से और पूछताछ की पर वह ज्यादा कुछ नहीं बता पाया। अगले कुछ दिनों में बिरबल ने धीरे धीरे यह स्पष्ट कर लिया कि शहर में फैली ये खल्ले असल में एक बड़े षड्यंत्र की ईंटें हैं। कोई अजनबी समूह अमीरों और गरीबों के बीच की खाइयों का लाभ उठाकर अपने राजसत्तात्मक उद्देश्य साध रहा था। इन लोगों का लक्ष्य केवल संपत्ति हासिल करना नहीं था, बल्कि वे चाहते थे कि राज्य में अफरातफरी फैले ताकि वे अपने लिए नए अवसर बना सकें और शायद स्वयं कोई छिपा हुआ शासक बन सके। बिरबल ने इस बात की सूचना अकबर को दी और साथ ही एक योजना भी पेश की, सार्वजनिक सभा जिसमें अकबर स्वयं बेनी होगी और सभी वर्गों को समझाया जाएगा कि न्याय उन सब का अधिकार है। साथ ही उन पुराने दस्तावेजों की सार्वजनिक जांच करवाई जाएगी ताकि अनुचित कब्जों का खुलासा हो सके। अकबर ने बिरबल की बात मानी और महल के महाराज स्थल पर एक सभा बुलाई। लोगों को आमंत्रित किया गया, गरीब, अमीर, पंडित, दुकानदार और जिनके घर विवादित थे। बिरबल ने मंच पर खड़े होकर सबको समझाया कि राज्य का नियम सबके लिए समान है, पर लोगों को भी अपने हकों के लिए सचेत रहना होगा। उसने कहा, हम केवल तब न्याय दे सकते हैं जब तुम सच बोलोगे और सच्चाई का समर्थन करोगे। सभा में जोश और उम्मीद की लहर दौड़ी, पर जो लोग षड्यंत्र रच रहे थे वे इससे नाराज हुए। उनका काम ही था अफवाह और साजिश फैलाना। वे चाहते थे कि लोगों के मन में डर रहे और अकबर के खिलाफ घृणा उपजे। बिरबल ने उन्हें निडरता से देखा और कहा, जो भी लोग झूठ फैलाते हैं उनके खिलाफ कानून अपनी गिरफ्त में लेगा। उस दिन के बाद महल में सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई, पर बिरबल ने यह भी सुनिश्चित किया कि लोगों को न्याय का भरोसा बना रहे। अकबर ने सार्वजनिक कागजात कथा खोलवाकर पुराने दस्तावेजों की जांच सार्वजनिक रूप से करवाई। जब सच्चाई सामने आई तो कई झूठे दावे खुद ब खुद टूट गए। जो अजनबी लोग गरीबों को भटकाने आए थे उनकी साजिश उजागर होने लगी। लोगों ने देखा कि उन कागजातों पर कई बार मुहर बदल दी गई थी। किसी ने जानबूझकर कागजातों को गड़बड़ाकर फायदा उठाने की कोशिश की थी। जब यह सब सामने आया तो लोगों का गुस्सा उन षड्यंत्रकारियों की ओर बढ़ा। वे अब अकेले नहीं थे, उनके पास अकबर का आश्वासन और बिरबल की बुद्धि थी। अकबर की खिड़की से दिखा रहस्य। अकबर उस सुबह किसी भी दिन की तरह वैसा ही उठा जैसे हमेशा उठता था। दरबार के काम, चश्मदीद मामलों की रिपोर्ट, राज्य के कागजात और फिर कुछ क्षण अपनी महल की खिड़की के पास बैठकर बाहर के नजरिए से कुछ नया खोजने में बिताता। उस दिन हवा हल्की ठंडी थी, धूप भी मंद मंद, पर रोशनी की किरणें पहले की तरह पान्यसा नहीं बल्कि किसी रहस्य की तरह लग रही थीं। महल के आंगन में फूले हुए गुलाब, तरतीब से कटे हुए झाड़ियों और पथरावों पर चमकते हुए ओस के बूंदों ने सब कुछ अलगसा बना दिया था। अकबर ने बिना किसी से कुछ कहे खिड़की का पर्दा हल्का सा खींचा और बाहर के रास्ते पर नजरें गढ़ाई। उस दिन आंगन के बीचों बीच चलने वाला पगडंडी का रास्ता किसी अजनबी की उंगली जैसा दिख रहा था, साफ, पर अचानक एक मोड़ पर रुककर भीतर की ओर झांक रहा था, जैसे कोई और पथरीले रास्तों को जोड़ता हुआ एक गुप्त द्वार खोलने की तैयारी कर रहा हो। अकबर की आंखें ठहर गईं। उसे कुछ अजीब सी हलचल नजर आई। एक आदमी, मूंछों पर सफेद सा पेस्ट, सिर पर हल्का सा डोक, धीरे धीरे पगडंडी पर चल रहा था। उसने देखा कि आदमी के हाथ में कुछ बोरा सा था। बोरा झटके से नजर आने के बाद अचानक गायब हो गया, किसी झाड़ी के पीछे छिपा लिया गया। अकबर ने अपनी अंगुलियों को खिड़की की रेल पर कसकर पकड़ा और सोचने लगा, यह कौन है? महल के अंदर कोई अनवांछित चीज क्यों? अकबर के भीतर किसी तरह की बेचैनी उठी।
राज्य का हर कोना उसे नापता तौलता लगता था और किसी अज्ञात के कदम उसके साम्राज्य में बिना बताए घुस आए। यह स्वीकार्य नहीं था। उसने दरबार बुलाया, पर उसने सीधे किसी सैनिक को नहीं भेजा। उसने बुद्धि पर भरोसा किया, और उसके पास बुद्धि का दूसरा नाम था, बिरबल। अकबर ने बिरबल को बुलाया, पर उसकी आवाज में आज कुछ अलग था, नर्म पर ठोस, उत्सुक पर आदेश से भरी। बिरबल तुरंत पहुंचा, अपनी मुस्कान के साथ, पर आज वह मुस्कान भी कुछ हल्की सी झिझकी लिए थी, क्योंकि अकबर की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे पढ़ना आसान न था। अकबर ने बिना किसी संकोच के वह सारा दृश्य बताया जो उसने खिड़की से देखा था। बिरबल ने ध्यान से सुना, फिर कहा, हाँ हुक्मरा, यह कोई मामूली बात नहीं। महल में अजनबी का होना बिना वजह नहीं होता। पर हमें धैर्य से काम लेना होगा। अकबर ने कहा, धैर्य? मैं धैर्य रख सकता हूं, पर राज्य की एक एक चीज मेरे लिए अनमोल है। तुम जाओ और उस मोड़ के पास छिपकर देखो। पर बिना कुछ बताए, चुपके से बिरबल ने आंखें चमकाकर कहा, जाना होगा तो जाऊंगा, पर मैं अकेला जाऊंगा और चुपचाप। बिरबल चुपके से महल के प्रांगण के उस हिस्से की ओर गया जहां अकबर ने आदमी को देखा था। उसकी चाल धीमी, दृष्टि तेज और मन विचारशील था। उसने झाड़ियों के पीछे देखा, वहां एक पुराना बोरा पड़ा था, मुसलमान की तरह पैक किया गया कुछ सामान। बोरे के किनारे पर मिट्टी के निशान और एक साफ सा निशान था, एक अनूठी छाप जो बिरबल को किसी पुरानी स्मृति की तरह याद आई। उसे लगा जैसे उसने इसी प्रकार के निशान पहले कभी देखा था, पर कहा। उसने बोरे के पास झुककर देखा, भीतर का कपड़ा महीन और सस्ता, कुछ तांबे की छोटी टैंकरिया और एक पत्र जिसका मुहर टूटा हुआ था। बिरबल ने पत्र उठाया और पढ़ने की कोशिश की। पत्र पर छोटे छोटे अक्षर थे, कुछ मिटे हुए, पर कहीं कहीं से शब्द उभर आए, गुप्त। रात 7 बजे। मंदिर के पास। केवल तुम। विश्वास। बिरबल के कानों में एक ठंडक बह गई। यह कोई साधारण चोर नहीं था, यह कोई मिलीभगत की तरह लग रहा था। बिरबल ने बिना कुछ कहा वह बोरा लेकर दोबारा महल के अंदर आ गया और अकबर के समक्ष बैठ गया। उसने बोरा खोला और शब्दों को रिपोर्ट किया। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। मंदिर के पास। किसे भेजा जाना है? उसने पूछा। बिरबल ने मुस्कान बनी हुई आवाज में कहा, हुक्मरा, संभवतः यह किसी पुराने विरोध की निशानी है, पर मैं सुझाता हूं कि आज रात मैं एक छोटी सी जासूसी कर लूं। अकबर ने कहा, ठीक है, पर तुम्हें सावधानी रखनी होगी और किसी भी तरह का शोर नहीं होना चाहिए। बिरबल ने सिर झुकाया और रात्रि की तैयारी में जुट गया। रात जब गहरी हुई और महल के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए, बिरबल ने अपने कुछ सबसे भरोसेमंद लोगों को बुलाया, पर सिर्फ 2 ही साथ ले गए, एक बूढ़ा सेवक जिसकी दृष्टि तेज थी और एक नौजवान कवि जिसका नाम आमिर था और जो छिपकर सुनने में माहिर था। बिरबल ने उन्हें अपने साथ ले लिया और बिना किसी शोर के महल से बाहर निकल गया। चांद धीमा धीमा ऊपर था और उसकी रोशनी ने पगडंडी को चांदी के टुकड़ों की तरह चमकाया। बिरबल ने खामोशी से चलते हुए पगडंडी का पीछा किया, जो मोड़ पर जाकर मंदिर की ओर खुलती थी, वही मोड़ जहां अकबर ने उस अजनबी को देखा था। मंदिर के पास आकर उन्हें कुछ अजनबों की हंसी की आवाज सुनाई दी, धीमी मगर घनी। बिरबल के दिल ने तेजी से धड़कने की कोशिश की, पर उसने आवाज को नियंत्रित किया। वहां पर एक छोटा सा समूह इकट्ठा था, 4-6 लोग। उनके चेहरे पर नकाब थे, पर उनकी गर्दन और हाथों की बनावट से बिरबल ने पहचान लिया कि वे नगर के रहने वाले थे, वो लोग जो रात में बाहर दुकानें बंद कर लौटते थे। बीच में एक बड़ा यात्री जैसा दिखने वाला आदमी खड़ा था, उसकी आंखों में आग थी और हाथ में एक नकली दस्तावेज था। बिरबल ने देखा कि वे लोग किसी योजना पर चर्चा कर रहे हैं, बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, खिड़की, बोरा, रहस्य, नया हुक्म। बिरबल ने जैसे ही उनकी बातें सुनी,
उसे साफ समझ आ गया कि यह कोई साधारण चोरी नहीं थी, यह किसी षड्यंत्र की योजना थी, शायद ध्वस्त करने की। बिरबल ने अपने साथियों से इशारा किया, आगे जाकर उनके पास खड़े हो। पर तभी कुछ अजीब हुआ। एक छोटी सी मशाल की चमक ने उनके समूह की छवि उथल पुथल कर दी और वे अचानक खड़े चेहरे देखने लगे। बिरबल ने धीरे से कहा, तुम लोग रात में क्या कर रहे हो? उसकी आवाज शांत पर कठोर थी। समूह के मुखिया ने हंसते हुए कहा, हम बस कुछ पुराने दस्तावेज पर चर्चा कर रहे हैं। बिरबल ने कहा, वही दस्तावेज जो कल अकबर के महल की खिड़की से दिखा। समूह में हलचल मची। मुखिया की आंखों में लालपन छा गया। उसने अपने बाहों को पार कर लिया और धीरे से बोला, हमें कौन रोक सकता है? हम गरीब हैं, हुक्मरां के कानूनों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिरबल ने कहा, गरीबी अपराध की वजह नहीं, पर षड्यंत्र अवश्य अपराध है। तुम लोग अगर अपने दुख को न्याय से जोड़ना चाहते हो तो न्याय के दरवाजे वक्त पर खोल दिए जाते हैं, पर रात में छिपकर टीस फैलाना किसी भी तरह सही नहीं। अकबर ने चंद्रभान की इच्छा और स्थिति को देखते हुए फैसला किया। उसने कहा कि चंद्रभान को कठोर दंड न दिया जाए, पर उसे समुदाय की सेवा करनी चाहिए। चंद्रभान को आदेश दिया गया कि वह महल के रसोई घर में काम करना जारी रखेगा, पर साथ ही उसे बीरबल के निर्देशन में गांवों में जाकर गरीबों की मदद करनी होगी, ताकि वह समझ सके कि वस्तुएं केवल सामान नहीं होती, वे लोगों की यादें और सम्मान भी होती हैं। चंद्रभान ने नम आंखों से यह कसम खाई। बीरबल ने उसे सिखाया कि कैसे अपने कुलीन होने की आड़ में अपने अपराध को सहलाना गलत है और कैसे सच्चाई से मुक्ति मिलती है। उसने चंद्रभान को बताया कि जब भी उसे जरूरत हो वह सच बताइए, सच ही आपको मार्ग दिखाएगा। पर कहानी में मोड़ तब आया जब पता चला कि जो तकिया बीरबल खो चुका समझ रहा था, वह असल में कहीं और पड़ा था, बीड़ पर एक अकेली भिखारी के पास। भिखारी का नाम मीरचंद था, जिसने कई साल पहले भीड़ की मसरूफियत में बीरबल का तकिया उठा लिया था और अपने छोटे से झोपड़ी के तले रख दिया था। उसने सोचा था कि तकिया किसी अमीर का होगा और वह उसे बेचकर थोड़ी सुख सुविधा पालेगा, पर उसके पास बेचने का अवसर नहीं आया। वह उसके पास बैठा रहा और कभी कभी उसे छूकर अपनी यादें संजोता। मीरचंद ने यह तकिया इसलिए नहीं बेचा क्योंकि उसे किसी प्रकार का लगाव था। किसी अनजान महल के आदमी के लिए वह तकिया किसी बहुमूल्य वस्तु से कम न था, वह तो किसी की याद थी। जब बीरबल को असली कहानी पता चली तो उसने मीरचंद को स्मृति की तरह समझाया कि वस्तु का महत्व उसके उपयोग से भी नहीं बल्कि जिम्मेदारी से आता है। मीरचंद ने भी रोते हुए कहा कि उसने तकिया इसलिए नहीं लौटाया क्योंकि उसे लगा कि वह उसे वापस मांगने वाला होगा और उसे शर्म नहीं आएगी। बीरबल ने उसे गले लगाकर कहा, तुमने तकिया उठाकर गलत किया, पर तुम्हारी भावना ने उसे बचाए रखा। अब हमें यह सोचना होगा कि कवायद किस तरह से समान रूप से हो। अंततः मीरचंद ने तकिया लौटाया और बीरबल ने उसे धन्यवाद के साथ कुछ मदद दी ताकि वह अपनी जिंदगी ठीक कर सके। इस तरह तकिया वापस आया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बीरबल ने उस घटना को एक अवसर में बदला। उसने महल में एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किया जहां उसने बताया कि कैसे वस्तु केवल वस्तु नहीं होती, वह लोगों की यादों और संबंधों की प्रतीक होती है। उसने कहा कि जब आप किसी की चीज लेते हैं तो आप केवल कपड़े नहीं लेते, आप उसकी आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं। इस बात का असर महल के सभी लोगों पर पड़ा। लोगों ने जाना कि वस्तुओं के पीछे छिपा भाव क्या होता है और इससे उनकी सोच बदली। अकबर ने कहा कि अब से हर महल का नया कर्मचारी, चाहे वह रसोइया हो या कोई नौकर, उसे अपने काम के साथ ईमानदारी से बांधना होगा, क्योंकि साम्राज्य की मूल ताकत ईमानदारी में निहित है। बीते दिनों के बाद बीरबल का तकिया महल में अपने पुराने स्थान पर लौट आया। बीरबल ने अब उसे और अधिक संभाल कर रखा।
पर इस बार वह तकिया केवल आराम का साधन नहीं रहा, वह सीख और चेतना का प्रतीक बन गया। बीरबल की कहानियां और भी गहरी हो गई। वह जब भी किसी को देखता, उसे यह समझने के लिए प्रेरित करता कि कौन सी वस्तु दूसरों के लिए कितनी कीमती हो सकती है। चंद्रभान ने भी अपने कर्मों का प्रयत्न बढ़ाया और वह अब न केवल मर्मज्ञ बन गया बल्कि दूसरों की सहायता के लिए तत्पर भी था। मीरचंद ने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। उसने कभी भी कोई वस्तु चोरी नहीं की और लोगों से मिलकर उसने दूसरों के साथ कड़ी मेहनत की। समाप्ति में बीरबल ने कहा कि यह केवल तकिए की चोरी का किस्सा नहीं था, यह मानवीय कमजोरियों और उनकी क्षमा यात्रा की कहानी थी। वह कहता, कभी कभी हम अपनी जरूरतों के कारण, कभी कभी हमारी शर्म और कभी कभी हमारी मजबूरी के कारण गलत निर्णय ले लेते हैं। पर अगर हम सच्चाई को स्वीकार कर लें और उसे सुधारने का जज्बा करें तो कोई भी भूल स्थायी नहीं रहती। अकबर ने उसे गले लगाया और कहा कि बीरबल की बुद्धि ने उन्हें केवल चोरी का सच नहीं बताया बल्कि लोगों के हृदयों को भी जोड़ दिया। दरबार के लोग अब अक्सर उस दिन की घटना याद करते और बच्चों को यह कहानी सुनाते। छोटे बच्चे भी अब तकिए को देखकर मुस्कुरा देते और कहते, बीरबल का तकिया, वो तो सिर्फ तकिया नहीं, सबक है। इस कहानी से महल ने एक नया नियम अपनाया, जो भी वस्तु गलती से मिलती उसे तुरंत घोषणा कर दी जाती और मालिक तक पहुंचाई जाती। लोगों ने भी सीखा कि वस्तुएं असल में इंसान की भावनाओं से जुड़ी होती हैं और उनका आदर किया जाना चाहिए। बीरबल ने अपने तकिए को रोज संभाला और वह हर रात उसे अपने सिर के नीचे रखकर सोता, पर अब वह तकिया केवल आराम का प्रतीक न था बल्कि उसने उस तकिए के कारण उन्होंने जो सबक सीखे थे वह उनके हृदय में बसा हुआ था। और जब भी कोई दरबार में नया सवाल आता, कब चीज चोरी की जाती है, तो बीरबल मुस्कुराकर कहता, जब इंसान अपनी जरूरतों और शर्म को अलग नहीं कर पाता, पर सुधार की राह हमेशा खुली रहती है। और उन्हीं लफ्जों में महल की दीवारों पर एक नई कहानी लिखी जाती रही कि अच्छाई और सच्चाई कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों न हो, अंततः वही जिंदा रहती है जो दिल से निभाई जाती है। बीच के समय बीरबल ने चंद्रभान से धीरे धीरे बात की। उसने चंद्रभान के व्यवहार को सहज बनाया और उससे पूछा कि वह महल में कब आया। चंद्रभान ने कहा कि वह कुछ महीने पहले आया है और उसका काम मुख्य रूप से कपड़ों की मरम्मत और सिलाई का है। उसने यह भी बताया कि उसकी मां गांव में बीमार है और उसे पैसे की जरूरत है। बीरबल ने मन ही मन सोचा कि यह कहानी आम थी, हर नया आने वाला काम लेकर आता है कुछ कहानियां। पर उसी रात जब नृत्य थमा, बीरबल ने चंद्रभान का पीछा किया। उसने देखा कि चंद्रभान महल के पिछली दीवार के पास गया और वहां उसने झाड़ियों में कुछ छिपा दिया। बीरबल ने चुपके से उसका पीछा किया और देखा कि चंद्रभान ने वही सिल्की कपड़ा बाहर निकाला और उस पर अपनी कमीज के नीचे छुपाया। बीरबल के मन में अब शक सघन हो गया। अगले दिन बीरबल ने चंद्रभान को अपनी ओर से पकड़ने के बजाय उसे सहलाते हुए कुछ काम सौंप दिए, छोटे मोटे परतदार कपड़ों की मरम्मत। वह जानना चाहता था कि चंद्रभान क्या करेगा और चंद्रभान से कैसे व्यवहार करता है। चंद्रभान ने बड़े ध्यान से काम लिया, पर बीरबल ने देखा कि वह अक्सर सिर झुकाकर कुछ सोचता। एक सुबह बीरबल ने आहिस्ता से चंद्रभान की दुकान के पास बैठकर देखा कि वह एक महिला के पास गया। वही महिला थी जिसने मेले में कपड़े बेचे थे। वह महिला कुछ कह रही थी और दोनों के बीच एक छोटी सी बातचीत हुई। बीच में पैसों की बात हुई। बीरबल के कानों ने वह नाम सुना जो तेजी से उसकी स्मृति में उतर गया। वही महिला उस दिन मेले में थी जिसने चमकधमक वाले कपड़े देखे थे। यह अब बीरबल के लिए एक कड़ी बन चुका था। फिर बीरबल ने एक चाल चली। उसने महल में एक नाटक का आयोजन कराया, नाटक जिसमें एक आदमी अपना कीमती तकिया खो देता है और लोग उसे खोजने में लगे रहते हैं।
नाटक में बीरबल ने खुद वह व्यक्ति बने जो तकिया खोता है। पर असली काव्य यहाँ था। बीरबल ने नाटक में वह तकिया लगभग उसी तरह का रखा था जैसा उसका असली तकिया था, और उसने मंच पर वही नक्काशीदार बॉक्स रखा जिसका चंद्रभान उपयोग करता था। नाटक की जगह पर जब चंद्रभान आया तो उसकी आंखों में असहजता उभर आई। उसने बड़ी जल्दबाजी से वहां से जाने की कोशिश की, पर बीरबल ने धीरे धीरे उसकी भुजाएं पकड़ी और कहा, तुम्हें इतना जल्दबाजी क्यों है? क्या तुम्हें शक है कि तुम्हें पकड़ा जा सकता है? चंद्रभान थरथर कांप उठा और उसने कहा, नहीं साहब, मैं क्या करूं? मेरी माँ बीमार है। बीरबल ने जैसे कोई बड़ी बात सुनी नहीं और कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों ने एक कूटनीति की चमक पाई। अब यह समय था निर्णय का। बीरबल ने महल के सभी लोगों को बुलाया और घोषणा की कि वह अब तकिए की चोरी के बारे में सच जानता है। उसने कहा कि अगर चोर ने तकिए को छिपा दिया है तो उसे अमानवीय दंड न दिया जाएगा, पर जो भी वस्तु का मूल्य छिपाना चाहता है उसे समाज को दिखाना होगा कि उसके पास वह वस्तु क्यों है। चंद्रभान के चेहरे पर पसीना था। बीरबल ने आगे कहा, अगर कोई अपना अपराध स्वयं नहीं बताएगा तो उसे एक परीक्षा से गुजरना होगा। वह पंक्ति में खड़ा हो और हर व्यक्ति उसके आगे से गुजरते हुए बोलेगा कि वह चोर है या नहीं। यदि कोई उसके खिलाफ आवाज उठाएगा तो वह व्यक्ति दोषी मान लिया जाएगा। चंद्रभान ने बहाने बनाए और पूछा कि यह क्रूरता क्यों है। बीरबल ने गंभीरता से कहा, कभी कभी समाज की आंखों में सच ज्यादा तेज दिखाई देता है। यदि तुम्हारे पास तकिया है क्योंकि तुमने उसे अपनाया तो सच्चाई बताओ, और यदि तुम्हें लग रहा है कि तुम मजबूर थे तो बताओ, हम सुनेंगे। चंद्रभान ने आखिरकार थकेहारे मान लिया। उसने कहा कि वह तकिया चुराया ही नहीं था, पर वह एक दिन महल के पिछवाड़े से गुजरते हुए उस तकिए के समान एक कपड़ा मिला था जो शायद किसी महल के कर्मचारी ने गिरा दिया था। उसने कहा कि वह कपड़ा उसने अपने माँ के इलाज के लिए बाजार में बेचने का मन बनाया था, पर राह में उसे डर लगा कि कोई उसे चोर कह देगा। बीरबल ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर अचानक हंसकर बोला, ठीक है, तुमने कपड़ा उठा लिया, पर उसे बेचने की सोचने के पहले क्या तुमने उस वस्तु के असली मालिक को ढूंढने की कोशिश की? चंद्रभान ने नीचे सिर झुकाया और स्वीकार किया कि उसने नहीं खोजा क्योंकि उसे गयादल था। बीरबल ने कहा, तुम उस वस्तु को बेचकर अपनी माँ के इलाज के पैसे जुटा सकते थे, पर तुमने ऐसा इसलिए नहीं किया कि तुम्हें शर्म आई। पर शर्म और अपराध में फर्क है। शर्म को मिटाने का उपाय है सत्य बताना। चंद्रभान ने आंसू भरकर कहा कि वह दरअसल रात में वही कपड़ा महल की झाड़ियों में छिपा कर रखा था और उसे सब लौटाने का मन नहीं था क्योंकि उसने सोचा कि कोई उसे समझेगा नहीं। उसने असल तकिए का रूप बदलकर खुद की नई ओढ़नी में मिला दिया था। महल के लोगों ने जब यह सुना तो कुछ ने उसे दया दिखाई और कुछ ने उसे दोषी माना। बीरबल ने सबको रोकते हुए कहा, यह बात केवल चुराहट की नहीं, यह भय और मजबूरी की भी है। जो व्यक्ति मजबूरी में चुराता है उसकी नीयत भिन्न होती है, पर जो किसी का भावनात्मक सामान चुरा ले वह सिर्फ वस्तु नहीं लेता, वह उस व्यक्ति की याद और आत्मसम्मान भी छीन लेता है। चंद्रभान ने ज्यों-त्यों अपनी गलती मानी और तकिए की ओर इशारा किया। तभी महल के एक बुजुर्ग नौकर ने कहा कि उसने कुछ दिन पहले महल के पिछवाड़े में किसी हल्की सी कढ़ाई वाले कपड़े की झलक देखी थी और उसे लगा कि वह कोई अतिविशिष्ट वस्तु है। उसने कहा कि उसने उस कपड़े को अनदेखा कर दिया था क्योंकि वह समझा कि वह किसी मेहमान ने गिरा दिया होगा। इस तरह धीरे धीरे सारी कड़ियां जुड़ने लगीं और आखिरकार असल सच उभर कर आ गया। चंद्रभान ने असल तकिए को छिपाया था और उसे बेचने की योजना बनाई थी, पर घायल हृदय और शर्म ने उसे सच बताने पर मजबूर कर दिया। अकबर के दरबार में कई किस्से और किस्सों के बीच ऐसे छोटे छोटे रहस्य भी होते थे जो दिखने में मोहरे से कम नहीं होते थे, पर हल करने में बुद्धि की परीक्षा ले लेते थे।
उन दिनों के बादशाह अकबर की पहली पसंद बीरबल था। वह जो सवालों के जवाब हंसी में दे दे और कठिन से कठिन गुत्थी को ऐसे खोल दे कि लोग चकित रह जाएं। उस दरबार की एक बात थी कि बीरबल के पास न केवल चतुराई थी बल्कि उसके पास आराम करने के लिए एक नर्म और खास तकिया भी था, जिसका वह बड़ा ध्यान रखता। तकिया साधारण नहीं था, वह हल्के रंग का, सिल्की कपड़े से बना हुआ और बीच में बारीक कढ़ाई से फूलों का काम था। लोग कहते थे कि वह तकिया बीरबल के दादा की याद दिलाता था और बीरबल उसे अपनी बुद्धि और सुकून का साथी मानता था। रात में जब बीरबल दरबार की हलचल से घर लौटता, वह उसी तकिए को सिर के नीचे रखकर दो चार आहें भरता और मानो सारे सवाल वहीं रुक जाते। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें महल की बालकनियों से छनकर आंगन में गिर रही थीं, दरबार में अनहोनी की खबर फैल गई। बीरबल का वह प्रिय तकिया गायब था। खबर इतनी अजीब थी कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। कुछ ने सोचा कि शायद कोई मजाक होगा, तो कुछ ने माना कि यह किसी शरारत की चाल है। पर बीरबल की नजरों में डर या परेशानी की झलक न थी। उसकी भौहें हल्की उठीं और उसने बस कहा, हम देखते हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, दिखाई क्या दिया बीरबल? कोई सुराग मिला? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सब्र करके देखिए, जहां सच्चाई होगी वहीं तकिया भी मिलेगा। दरबार में चुटकी बजने लगी और कहानियां फैलने लगीं। किसी ने कहा कि राज दरबार से ही कोई यह तकिया चोरी कर गया है, तो किसी ने शक जताया कि पड़ाव के बाहरी लोगों ने हाथ साफ कर लिया। अकबर ने आदेश दिया कि दरबार में हर किसी को ढूंढा जाए। सेनानायकों ने किले की हर झंक, हर कोठरी की तलाशी ली। रसोइयों ने कहा कि रात में कोई अजीब हलचल उनके पास से हुई थी, पर उन्होंने सोचा कि वह आकाश का कोई शोर था। बीरबल अपने धीमे कदमों के साथ हल्की सी पीठ पर हाथ फेरते हुए हर किसी से बात करता और अपनी आंखों में एक मुस्कान सजाकर वापस चला आता। लोगों की नजरों में उसका तकिया छोड़ना किसी भूल की तरह प्रतीत हुआ, पर जिसने भी उसे सौंपा था उसने तब तक तकिए की खबर नहीं दी। न तो आत्मीय मित्र और न ही घरेलू नौकरों में से किसी ने कुछ कहा। यह बात और भी रहस्यमयी हो गई। कई दिनों तक दरबार में चर्चा होती रही। एक दिन अकबर ने घोषणा की कि जो भी अपना तकिया खोया है उसे शांति से वापस दिलाया जाएगा और उसे जो भी दोषी पाएगा उस पर राजा की क्रोध नहीं होगा, पर सजा होगी क्या, यह बाद में तय होगा। बीरबल ने कहा, राजा, तकिया का खोया होना सिर्फ एक वस्तु का गायब होना नहीं, यह किसी के मन की बातों का भी संकेत हो सकता है। अकबर ने जैसे ही यह सुना, उसकी आंखों में खेल की चमक ठहर गई। उसे बीरबल की चालें पसंद थीं। उसने कहा, ठीक है बीरबल, आज तुम हमें दिखाओ कि बुद्धि किस तरह काम आती है। बीरबल ने सिर झुकाया और कुछ सोचते हुए दरबार से बाहर निकल आया। बीते दिनों की चश्मासी बातें बीच बीच में फिर उठतीं। किसी ने कहा कि रसोई घर के एक नौकर का रंग अचानक बदल गया। किसी ने कहा कि महल के एक नया मेहमान का व्यवहार अजीब था। पर बीरबल इन सब बातों को सुनकर सिर्फ मुस्कुराता और कुछ नोट कर लेता। उसने यह तय किया कि वह खुद सतत निगरानी रखेगा, पर सीधे किसी पर शक भी नहीं करेगा। उसके मन में एक योजना पली, न केवल चोर पकड़ना चाहिए बल्कि यह भी जाना जरूरी है कि तकिया क्यों चोरी हुआ। क्या यह केवल लोभी हाथों की हरकत थी या किसी का इशारा था? बीरबल ने महसूस किया कि जहां वस्तु का महत्व बढ़ता है वहां भावना भी उसी के साथ जुड़ जाती है और उसका लक्ष्य दोनों को समझना होगा। उसने सबसे पहले महल के नौकरों से बात की। धीमे स्वर में, जैसे कोई कहानी सुना रहा हो, बीरबल ने पूछा, रसोई घर में कल रात क्या नया पक रहा था? नौकर ने बताया कि राजाओं के लिए विशेष खीर बनाई जा रही थी, पर किसी ने खीर में ज्यादा चीनी मिलाई और चीनी की खाली डिब्बियां रसोई में रखी मिली। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, धन्यवाद। फिर वह महल की साफ सफाई करने वालों, पोशाक वालों और उन लोगों से भी मिला जो रात को महल की गलियों में घूमते थे।
हर किसी ने अपनी अपनी बात बताई पर कुछ भी निर्णायक सुराग नहीं मिला। बीरबल ने महसूस किया कि यदि सधा हुआ अपराध है तो वह निशान छोड़ता है, पर अगर उद्देश्य किसी भावनात्मक या राजनीतिक था तो निशान सूक्ष्म होंगे। फिर एक शाम बीरबल ने अकबर से कहा कि वह किले के बाहर एक रोशनी वाले छोटे से मेले में जाएगा, जहां संगीत बजता था और लोग अपने सामान बेचते खरीदते थे। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या तकिए का कोई करार वहां से जुड़ा है? बीरबल ने हंसकर कहा, नहीं महाराज, पर चोर हमेशा समुद्र की लहरों की तरह टिकटॉक नहीं करते। कई बार वे वही जगहों पर जाते हैं जहां कोई नया आकर्षण हो। अकबर ने उसे जाने की इजाजत दी और अपने कुछ सैनिकों को साथ भेजा। बीरबल बाजार में गया और वहां उसने कुछ खरीदारों और दुकानदारों से बातचीत की। एक विक्रेता जिसने देर रात सिरेमिक के छोटे छोटे पत्ते खींचे थे, और एक ओढ़नी बेचने वाली बूढ़ी औरत जिसने कहा कि कल रात किसी ने उसके पास से चमकधमक वाले कपड़े देखा। हर छोटी छोटी बात बीरबल के मन में एक धागा जोड़ती जाती थी, जैसे एक जाल बनता जाए। कुछ दिनों बाद बीरबल ने महल में एक अनोखा नियम लागू करने का निर्णय लिया। उसने घोषणा करवाई कि अगले पूर्णिमा की रात महल में एक छोटा सा उत्सव रखा जाएगा और सभी लोग अपने प्रिय वस्त्र, आभूषण या किसी मानसिक संबंधी वस्तु साथ रखकर आए, ताकि किसी को अपनी चीज की याद आ जाए और वह खुद इसे बताने से पहले ही खुद कदम उठा ले। इस उपाय का मकसद यह था कि चोर खुद नहीं चाहेगा कि चोरी के समय उसके पास कोई खास वस्तु नजर आए। लोग अचरज में पड़े, पर अकबर ने कहा कि बीरबल की योजना का सम्मान किया जाए। उत्सव की रात आई। महल झिलमिलाया हुआ था, दिए और लालटेन जल रहे थे और बाजू में संगीत की मधुर लय थी। हर कोई अपने प्रिय वस्त्र और अलंकरण के साथ आया। बीरबल ने भी अपने बिना तकिए के आने का नाटक किया, जैसे वह निराश है, पर मजाक में भी। नाच गाने के बीच बीरबल अपनी सूझबूझ से लोगों की बातें सुनता रहा। तभी उसकी नजर एक नवयुवक पर पड़ी। वह नवयुवक महल के एक नए आने वाले कर्मचारी का परिचय करवा था, जिसका नाम चंद्रभान था। चंद्रभान बड़ा शांत और सुलझा हुआ दिखता था। उसके हाथ में एक छोटा सा नक्काशीदार बॉक्स था, जिसकी सतह पर आपके मेहरबानी की तरह फूल खिले थे। बीरबल ने ध्यान से देखा और महसूस किया कि चंद्रभान के कपड़ों में हल्का सा सिल्की कपड़ा था, ठीक उसी प्रकार का जैसा बीरबल के तकिए पर था। वैसे तो यह एक मामूली संकेत था, पर बीरबल ने देखा कि चंद्रभान की आंखों में हल्की सी बेचैनी थी, जैसे कोई बात उसे घेर रही हो। अकबर ने प्रस्ताव रखा कि अगले महीने पूरे राज्य में नदी उत्सव मनाया जाएगा, एक ऐसा उत्सव जिसमें नदी को सम्मानित किया जाएगा, उसकी सफाई की जाएगी और लोगों को पानी के महत्व के विषय में शिक्षित किया जाएगा। उत्सव में राजा स्वयं पदार्पण करेंगे और उस दिन हर गांव वाले को एक एक पौधारोपण का बीज दिया जाएगा। साथ ही नदी के किनारे कूड़ा कचरा न फेंकने का प्रतिज्ञापत्र लिया जाएगा। गांवों में स्कूलों में बच्चों को पानी के चक्र के बारे में पढ़ाया जाएगा और बाजारों में प्लास्टिक के उपयोग पर निगरानी रखी जाएगी। यह एक बड़े पैमाने का सामाजिक परिवर्तन था, पर अकबर का लक्ष्य केवल कानून चलाना न था, वह चाहता था कि लोग स्वेच्छा से सही करें। बीरबल ने इस विचार को सराहा और उसने कहा, राजा की यह सीख पीढ़ियों तक जाएगी, जब लोग नदी को अपना मानेंगे तो अन्याय की जगह सम्मान आएगा। उत्सव के दिन पूरे राज्य से लोग इकट्ठा हुए। महल के पास से एक बड़ा जलमार्ग बनाया गया, जहां लोग नावों में बैठकर नदी पर मार्च निकले। अकबर ने मंच पर खड़े होकर कहा, आज हम नदी को केवल जल स्रोत नहीं मानेंगे, बल्कि हम इसे अपना मित्र मानेंगे। लोगों ने तालियां बजाईं और उत्सव का वातावरण उल्लास से भर गया। हर गांव ने कुछ न कुछ पेश किया, किसी ने गीत गाए, किसी ने नृत्य किया और कईयों ने नदी के किनारे सफाई की। मछलियां जो पहले खाली जाल छोड़ती थीं,
इस बार लोगों के साथ तैरकर आशीर्वाद सी देती थीं। लोगों की आंखों में अब नम था, पर वह गर्व का नम था जो उन्होंने नदी के साथ वापसी की खुशी में महसूस किया। समाप्ति पर महल के तालाब में जब वही बोलती मछली फिर से उभरी, उसकी आवाज अब कुछ हल्की पर प्रसन्न थी। हुक्मरा, तुम्हारे इरादे नेक निकले, पर ध्यान रखना, नदी की रक्षा केवल एक दिन का उत्सव नहीं, यह एक जीवन भर की जिम्मेदारी है। अकबर ने सिर झुकाया और कहा, मैं इसे अपना धर्म मानूंगा और अपने प्रजा से कहूंगा कि वे भी यह धर्म अपनाए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुक्मरा, और यदि कभी नदी फिर से बोल उठे तो समझो कि उसने कुछ कहना है और हमें सुनना होगा। समय बीता और नदी ने फिर कभी बड़ी तबाही नहीं देखी। गांवों में खेत हरे भरे हुए, बच्चे खेलते और बाजार में पानी की बोतलों की जगह लोग अपने मिट्टी के पात्र लेकर आने लगे। गुलाटी को दंड मिला, पर उसकी सजा केवल आर्थिक नहीं थी, उसे गांवों के साथ मिलकर कई योजनाएं करनी पड़ी और उसकी प्रतिष्ठा को सुधारने का काम भी कराया गया। हरपाल मछुआरे का परिवार अब सम्मानित माना गया, क्योंकि उन्हीं की चेतना ने उस दिन मछली को महल तक पहुंचाया था। बीरबल ने बार बार कहा कि इस घटना की असली सफलता यह है कि किस प्रकार लोगों के आचरण में परिवर्तन आया। कानून के साथ साथ संस्कृति बदली। कई सालों बाद जब अकबर बूढ़े हो गए और राज्य के अनेक कामों से विराम लिया, तब भी महल के पास वाला तालाब और नदी का उत्सव यादों में ताज़ा रहता। कई रीति रिवाज चल पड़े। हर साल की पहली वर्षा पर लोग नदी के पास इकट्ठा होते, नए नए पौधे लगाते और नदी को अन्न अर्पित करते। बच्चे जो पहले जालों में फंसी मछलियों की बात सुनकर डरते थे, अब वे नदी के गीत गाते और उसे अपना मित्र मानते। बीरबल ने एक दिन अकबर से कहा, हुक्मरा, आपने एक राजा होने के साथ साथ एक शिक्षक का भी काम किया। आपने लोगों को न्याय और करुणा का पाठ पढ़ाया। अकबर ने शांत स्वभाव से कहा, बीरबल, यदि किसी मछली ने हमें यह सब सिखा दिया तो हम उसे अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान किसी भी रूप में आता है। और इस प्रकार अकबर की बोलती मछली का किस्सा न केवल एक अजूबे की कहानी बना रहा, बल्कि वह एक नीति का प्रतीक बन गया कि शासन तब तक सफल नहीं होता जब तक वह अपनी प्रजा और प्रकृति के बीच संतुलन न बनाए। मछली ने एक बार जो कहा था वह अब हर बच्चे की जुबान पर था, नदी केवल पानी नहीं, वह जीवन की आवाज है। महल के गलियारों में जब कोई नया युवक न्याय सीखने आता तो बीरबल उसे वही कहानी सुनाते और कहते, याद रखना, जब भी कोई अनोखी बात सामने आए, पहले सुनो, फिर समझो और फिर न्याय करो। और अगर कभी आपको नदी किनारे चलते हुए लगता कि पानी में कुछ कान फंसा है, तो ध्यान देना, किसी भी समय आपको वह बोलती मछली फिर से दिख सकती है, जो सच और करुणा की बातें याद दिलाती रहेगी। सुनवाई के दौरान कई लोग आए और अपनी अपनी कहानी बताई। किसान जो रोजी रोटी के लिए तरस रहे थे, मछुआरे जिनके जाल खाली पड़ गए थे, और औरतें जिनके बच्चे प्यास और बीमारियों से जूझ रहे थे। गुलाटी ने हर बार कुछ न कुछ बहाना निकाल लिया, कभी दस्तावेजों का हवाला दिया, कभी कहा कि यह सब प्राचीन अधिकार हैं। पर बीरबल ने गवाहों की बातों और सरकारी कागजात की गहन जांच कराई और अंततः यह स्पष्ट हो गया कि गुलाटी ने बिना सरकारी अनुमति और बिना उचित उपाय के नदी का मार्ग बदला था। अकबर का दिल न्याय के लिए धड़क रहा था। उसने कहा, यह धर्म के विरुद्ध है कि किसी ने नदी का मार्ग बदलकर जीवों को हानि पहुंचाई। उसने गुलाटी से कड़ा प्रश्न किया, तुम्हारे कृत्य का फल क्या होगा? क्या तुमने सोचा था कि तुम्हें असीम अधिकार हैं? गुलाटी ने बचाव में कहा, महाराज, मैं केवल अपने दायरे के लिए सोचा था। अकबर ने कहा, तुम्हें अपना दोष स्वीकार करना होगा और नदी तथा पीड़ितों को पुनर्स्थापित करना होगा। गुलाटी को लगा कि अब मामला बिगड़ रहा है, पर अकबर ने सख्ती से कहा, तुम्हें न केवल मुआवजा देना होगा, बल्कि तुम नदी का मार्ग वापस करवाओगे और गांव वालों के साथ मिलकर उनके खेतों को फिर से उपजाऊ बनाओगे। गुलाटी ने गुर्राते हुए कहा कि यह महंगा पड़ेगा, पर अकबर ने कहा, यदि तुमने लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है तो तुम्हें वह बोझ उठाना
पड़ेगा। गुलाटी ने मुंह निकाला पर उसे मजबूरन थोड़ी सी मदद स्वीकार करनी पड़ी। राज्य ने भी कुछ संसाधन दिए ताकि नदी को बहाल किया जा सके। कई महीनों की मेहनत के बाद नदी का मार्ग फिर से बहाल हुआ। मछलियों के झुंड लौट आए, खेतों में पानी पहुंचा और गांवों में फिर से हंसी खुशी का माहौल लौट आया। पर उसी रात जब अकबर का कैंटीन सजाया जा रहा था और महल के लोग सुख की सांस ले रहे थे, एक अजीब खबर आई। हरपाल, वह मछुआरा जिसने पहले मछली पकड़ी थी, महल की सीढ़ियों पर आया और उसने रिपोर्ट दी कि मछली फिर से बोल उठी है। इस बार उसकी आवाज में कुछ अलग था, शब्दों में उलाहना था पर साथ में अनुरोध भी। अकबर ने उसे फिर से तालाब में बुलवाया और मछली से पूछा, अब फिर से क्या हुआ? हमें तो नदी बहाल कर दी है। मछली ने धीमे से कहा, हुक्मरा, तुमने नदी का मार्ग लौटाया और कई जीवों की जान बचाई, पर क्या तुमने सोचा कि नदियां केवल पानी का प्रवाह नहीं होती? उनमें कहानियां, स्मृतियां और संबंध भी बंधे होते हैं। तुमने जहां नदी को मोड़ा मत था, वहां एक पुरानी कला का अवशेष मिल गया। एक पत्थर की पट्टी पर कुछ लिपि उकेरी थी जिसे नदियों के दान की मान्यता माना जाता था। उस लिपि में लिखा था कि नदी का पानी केवल एक उपयोगी साधन नहीं, बल्कि एक जीवित करार है जिसे सम्मानित किया जाना चाहिए। तुमने नदी के मार्ग को साफ कर दिया, पर तुमने नदी के साथ संवाद नहीं किया। सुनो, यदि तुम नदी को केवल तकनीकी रूप से बहाल कर दोगे पर उसकी आत्मा को नहीं समझोगे तो वह फिर से नाराज हो सकती है। अकबर और बीरबल दोनों चुप रह गए। यह सुनकर अकबर ने कहा, बताओ, तुम हमें कैसे समझाना चाहती हो? क्या हमें किसी अनुष्ठान की आवश्यकता है? मछली ने कहा, नहीं महाराज, मुझे केवल यह चाहिए कि तुम नदी और मानवों के बीच का सेतु फिर से दृढ़ करो। मंदिरों और भोजनों से नहीं, परंतु एक तरीके से जिसमें गांव वाले और नगर वाले दोनों साथ आए। नदी नदी वाले की है, और यदि तुम उसके लिए कुछ ऐसा कर लोगे जिसकी वजह से लोग पानी का सम्मान करें, उसका दुरुपयोग न करें और नदियों को गंदा न करें, तो मैं और मेरी संतति हमेशा तुम्हारे राज्य की रक्षा करेगी। अकबर ने सोचा कि यह अनोखी मांग है, पर बीरबल ने निश्चय और सरलता से कहा, हुक्मरा, यह एक अच्छा अवसर है कि हम अपने लोगों को बदलने का पाठ पढ़ाएं। हम न्याय केवल दंड देने के लिए नहीं करते, हम उसे समाज के आचरण में घोल दें। अकबर की बोलती मछली। वो सुबह किसी भी सामान्य सुबह की तरह नहीं थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी और जहां तहां धूप की किरणें महल के संगमरमर की सतह पर चिपककर चमक रही थीं। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, पर आज उनका मन कहीं और उलझा हुआ सा था। दरबार के कोने कोने में लोग अपने अपने काम में लगे थे। कुछ दस्तावेजों पर चर्चा कर रहे थे, कुछ मंत्री अपने अपने मुद्दों के साथ आते जा रहे थे, पर अकबर की निगाहें बार बार महल की उत्तर खिड़की की ओर जातीं, जहां से कभी कभी अजीब अजीब बातें सुनने को मिल जाया करतीं। आज भी उन्होंने वही खिड़की खोली और बाहर के दृश्य में डूबने की कोशिश की, पर उनकी ध्यानराशि अचानक हट गई जब एक नौकर हल्की सी ऊंची आवाज के साथ महल में आया और कहा, साहिब, बाहर एक मछली बिकी है जो बोल रही है। सब यहाँ उस शब्द पर कुछ समय के लिए अचंभित रह गए। मछली बोलती है? यह किसी कथानक की बात लगती थी, पर अदालत में अफवाहें जल्दी फैलती थीं और अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि उस मछली को महल में लाया जाए और बातें की जाएं। थोड़ी देर में एक गोरखनुमा मछुआरा, जिसके बालों में समुद्र की लवली खुशबू अभी भी मौजूद थी, महल के द्वार पर खड़ा दिखा। उसने हाथों में एक छुपा सा बांस का टोकरीटा पकड़ा हुआ था और उसकी आंखों में एक तरह का डर और आश्चर्य दोनों छलक रहे थे। उसका नाम था हरपाल, मगर लोग उसे हरी मछुआरा के नाम से जानते थे, क्योंकि उसके हाथ में जब भी जाल उतरता कुछ न कुछ अनोखा ही मिलता। हरपाल ने अकबर को झुककर कहा, हुक्मरा, मैं जानता नहीं कि यह किस पाप का फल है, पर आज सुबह जब मैं नदी के किनारे पहुंचा तो जाल में एक मछली पकड़ी, पर वह बोलती थी।
उसने मुझसे कहा कि उसे महल में ले जाओ, वरना वह फिर से पानी में चली जाएगी और मेरे परिवार पर कलंक आ जाएगा। मैं डर गया और उसे पकड़े रखा। अकबर ने आंखें चमकाकर पूछा, क्या वह सच में बोली? हरपाल ने सिर हिलाया और कहा, हाँ हुक्मरा। उसने कहा, मुझे उस साधन के पास ले चलो जहां न्याय को सुनाया जाता है। दरबार में कुछ लोगों ने इसे मजाक समझा और कुछ लोगों के चेहरे पर जिज्ञासा चमक गई। बीरबल, जो हमेशा अकबर के निकट बैठते थे, उनकी आंखों में हल्की सी चमक थी, क्योंकि ऐसे किस्सों में अक्सर किसी गहरी सीख का आवरण होता था। बिरबल ने तुरंत कहा, हुक्मरा, यदि मछली सच बोलती है तो उसके शब्दों का अर्थ समझना जरूरी है। हमें पहले यह जानना चाहिए कि वह किस प्रकार बोल रही है। क्या यह किसी जलव्याधि का असर है या किसी जादू का संकेत? अकबर ने आदेश दिया कि मछली को महल के पास की छोटी तालाब में रखा जाए ताकि वह बोल सके और किसी भी अनर्थ से बचा जा सके। मछुआरा हरपाल ने बड़े ही विचित्र अंदाज में टोकरी खोली और उसमें से एक चंचल चांदी सी चमकती मछली निकली। उसकी आंखें मानो गहरी बुद्धि से भरी हुई थीं और उसकी पंखों पर मधुर प्रकाश की तरह आकृति चली जाती थी। जब मछली तालाब में थोड़ी देर तैरकर शांत हुई तो उसने एक सुर में ऐसा कहा कि महल के सभी कान फट गए। अकबर, जो राजा न्याय का नाम लेता है, उससे कहो कि आज उसकी अदालत में एक मुद्दा है जो समुद्र के भी हक का है। आवाज में एक विषमता थी, नरम पर स्पष्ट, और उसकी भाषा में कोई दैवीता थी। अकबर, जो न्याय में विश्वास रखते थे, तुरंत उठे और बोले, तुम कौन हो और किसके लिए न्याय मांगती हो? मछली ने धीरे से कहा, मैं उस नदी की बेटी हूँ जिसने बहुत देखा है। मछलियों का अधिकार है कि हमारी बात किसी कान तक पहुँचे। हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। अकबर ने हंसकर कहा, यह कैसे अन्याय? बताओ। मछली ने आंखें नम कर लीं और बोली, मानव लोग हमारे पानी को गंदा करते हैं, हमारे घरों में जाल डालते हैं और हमारे बच्चों को उठाकर बाजार में बेच देते हैं। पर सबसे बड़ा अन्याय तो तब हुआ जब तुम्हारे राज्य के कुछ लोग नदी के किनारे बैठे झील की जमीन पर पत्थरों का ढेर लगाकर हमारी नदी की धारा मोड़ने लगे। हमारे घरों से पानी दूर कर दिया गया और हमारे बच्चे मरने लगे। बीरबल ने उस पर ध्यान दिया और कहा, यदि यह सच है तो हमें इसकी जांच करनी होगी। पर क्या तुम केवल दुख बांटने आई हो या तुम चाहते हो कि राज्य कुछ करे? मछली ने एकदम सरलता से कहा, हुक्मरा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी अदालत में पानी की आवाज भी सुनो, कभी कभी कानों से नहीं पर दिल से। मैं चाहती हूँ कि तुम उस जगह जांच कराओ जहाँ नदी की धारा को मोड़ा गया, और यदि किसी ने नियम तोड़े हैं तो उन्हें दंडित करो और नदी को उसका मार्ग वापस दो। अकबर को इस बात से तुरका लगा, क्योंकि वे जानते थे कि राज्य के कुछ लोगों के हित नदी से जुड़े हुए थे। नहर बनाना, खेतों की सिंचाई और जमीन की कीमत में वृद्धि, सब कुछ बड़े लोगों के फायदे में काम आता। पर अकबर का स्वभाव यही था कि वह रियासत में किसी के साथ अन्याय सहन नहीं करेगा। उसने कहा, ठीक है, मैं स्वयं जांच करूंगा और यदि दोषी मिलते हैं तो उन्हें दंडित करूंगा। इस आदेश के बाद दरबार के लोगों में सन्नाटा छा गया। कई लोगों ने सोचा कि यह केवल मछली की बात है, पर अकबर की आवाज में दृढ़ता थी और जब राजा कुछ कहता तो उसका अर्थ होता था। अकबर ने तुरंत गोपाल नामक अपने एक भरोसेमंद अधिकारी को बुलाया और कहा, गोपाल, तुम मेरे साथ गांव जाओ और वहां जांच करवा कर लाओ। गोपाल ने नतमस्तक होकर कहा, हुक्मरा, तुरंत मैं तैयार हूँ। बीरबल ने सौम्य स्वर में कहा, हुक्मरा, मेरी सलाह है कि आप एक छोटी सी टीम बनाकर चलें, न केवल ऊंचे अधिकारी बल्कि कुछ गांव वाले भी साथ लेकर चलें ताकि जो कुछ हो वह पारदर्शिता के साथ हो। अकबर ने कहा, अच्छा विचार है। अगले दिन राजा, बीरबल, गोपाल और कुछ स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ उस नदी की ओर निकल पड़े। रास्ता लंबा था पर लोगों की भीड़ थी। गांव वाले और मछुआरे भी कुछ अपने अपने उपकरणों के साथ आए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि नदी का रास्ता कुछ दूरी पर मोड़ दिया गया था,
पत्थरों के बड़े बड़े समूह लगे थे और एक छोटी सी बांधनुमा संरचना बनाई गई थी। बीरबल ने आंखें तरेरी और कहा, यह काम किसी स्थानीय मजदूर ने नहीं किया होगा, यह योजनाबद्ध है। गोपाल ने जमीन की जानकारियों के कागज निकाले और देखा कि वहां कुछ जमीन किसकी नाम पर पंजीकृत है। एक नाम बार बार आ रहा था, गुलाटी नामक एक ठेकेदार, जो शहर के कुछ व्यापारियों का मित्र था। गांव के लोगों ने कहा कि गुलाटी ने कुछ साल पहले कहा था कि वह नदी के किनारे पर खेती को बढ़ाने के लिए काम करेगा और उसने कई लोगों को वादा दिया कि उनकी जमीन का लाभ बढ़ेगा। पर जब उसने काम शुरू किया तो उसने नदी का मार्ग बदलकर अपनी जमीन पर पानी रोक लिया और गांव वालों के खेत सूखने लगे। मछलियां, जिनकी दुनिया धारा पर निर्भर थी, वहां अब असहाय थीं। अकबर ने मुट्ठी बांध ली और कहा, यदि यह बात सच्ची है तो मैं गुलाटी को बुलवाकर पूछूंगा। गुलाटी को महल में बुलवाना आसान नहीं था, उसके पास राज्य में कुछ शक्ति थी, पर अकबर के आदेश के आगे उसका भी कुछ न कुछ झुकना पड़ा। गुलाटी आया और उसने कहा, हुक्मरा, मैंने केवल अपने गांव और किसानों के हित में काम किया, किसी का हक छीनना मेरा उद्देश्य नहीं था। अकबर ने शांत स्वर में कहा, मैंने मछली से सुना है कि नदी से अन्याय हुआ है, तुम्हें जवाब देना होगा। गुलाटी ने कहा, महाराज, मैं अज्ञान में था, यदि कुछ गलत हुआ हो तो मैं मुआवजा देने को तैयार हूँ। पर बीरबल ने देखा कि गुलाटी की आंखों में झूठ की झलक थी। उसने कहा, हुक्मरा, सिर्फ शब्दों से न्याय नहीं मिलता, हमें स्थिति देखें और प्रभावित लोगों से बात करें। अकबर ने आदेश दिया कि गांव वालों के साथ सार्वजनिक सुनवाई हो और नदी का मार्ग उसी तरह बहाल किया जाए जैसे पहले था। समय के साथ मृगनायक का व्यवहार स्थायी रूप से बदल गया। वह अब महलों में आने पर भी नम्र रहता, लोगों की बातों को ध्यान से सुनता और छोटी छोटी दयालुता करने लगा। उसने देखा कि जनता का हृदय जीतना शान से कहीं बड़ा आनंद देता है। बीरबल की योजना सिर्फ यह नहीं थी कि घमंडी दरबारी को शर्मिंदा किया जाए, बल्कि उसका मकसद यह था कि उस दरबारी के भीतर परिवर्तन आए ताकि वह समाज के लिए कुछ कर सके। और यही हुआ। मृगनायक ने अपने मृगनार्थ स्वभाव को त्याग दिया और वास्तव में सेवा के लिए समर्पित हो गया। अकबर ने यह देखकर प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि किसी के भी बदलने से राज्य की भलाई होती है। इसके बाद वर्षों बीते और मृगनायक के नाम के साथ अब दया और साधुता का भी मेल जुड़ गया। लोग उसे पहले की तरह घमंडी नहीं मानते थे, वे अब उसे उस आदमी की तरह देखते थे जिसने अपनी गलती स्वीकारी और बदला। बीरबल ने फिर कभी सार्वजनिक रूप से उसे उस घमंड की टिप्पणी से नहीं टोकता, पर मृगनायक जब भी उनकी आंखों में देखता तो उसे बीरबल का वह मुस्कुराना याद आ जाता जो कहता था, जीवन में असली जीत वह है जो तुम्हारी आत्मा को जीत ले। कई साल बाद एक दिन जब दोनों बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे थे, मृगनायक एक बार फिर बीरबल के पास आया और कहा, तुमने मुझे तब इस सबक से क्यों गुजारा? बीरबल ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान रखकर कहा, क्योंकि तुम्हारे भीतर अच्छाई थी, उसे बस जगाने की देर थी। मृगनायक ने धीरे से कहा, पर क्या तुमने कभी सोचा कि एक सप्ताह में कैसे इतना कुछ बदल गया? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, एक सप्ताह ने कुछ नहीं बदला। वह केवल तुम्हारे भीतर के बीज को पानी मिला और तुम्हारे जीवन के छोटे छोटे कर्मों ने उसे पुष्पित कर दिया। मृगनायक ने नतमस्तक होकर कहा, मैं हर दिन तुम्हारा ऋणी रहूंगा। यही वह कथा थी जिसमें बीरबल ने घमंडी दरबारी को दंड देकर नहीं, बल्कि सबक देकर बदलवाया। उसकी बुद्धि केवल चालाकी नहीं थी, वह समझता था कि इंसान का असली परिवर्तन तब होता है जब उसे अपनी भूल का एहसास हो और उसके पास सुधारने का अवसर हो। बीरबल ने महल और जनता के बीच पुल कायम किया और यह दिखाया कि सच्ची राजनीति केवल शक्ति नहीं, बल्कि करुणा भी है। मृगनायक की कहानी सालों तक सुनाई गई ताकि युवा दरबारी जान सकें कि घमंड कितना विनाशकारी हो सकता है और विनम्रता कितनी महिमामयी।
लोग अब भी जब बीरबल का नाम लेते हैं तो साथ में उस दिन की बात याद करते हैं जब उसने एक घमंडी मनुष्य के भीतर का इंसान निकालकर उसे समाज का प्रिय बना दिया, और यही बीरबल की असली विजय थी। मृगनायक की घड़ी अभी आधी ही बीती थी कि हीर धागे टूटने लगे, उसकी जूतियां खरोंच गईं, कपड़े फटे और बैलगाड़ी का पहिया भी अटक गया। मृगनायक ने जहां देखा कि बैलगाड़ी में कुछ बोझ अधिक है, वास्तव में हरिदास के घर से खींचे हुए अनाजों का बोझ था जिन्हें वह बाजार में बेचने जा रहा था। मृगनायक के चेहरे पर बेचैनी की लकीरें दिखीं और वह थक सी गया। उसने शोर मचाया और कुछ सेवकों को बुलाया, पर बीरबल ने कहा कि यह परीक्षा केवल उनका निजी सहारा नहीं है, उसे अपने आप को आजमाना होगा। मृगनायक ने गुर्राकर कहा, यह जमीन और बैलगाड़ी मेरे लिए नहीं है, मुझे यह सब सिखाने की जरूरत किसने समझी। पर भीड़ अब जिज्ञासु हो गई थी। वे देख रहे थे कि इस घमंडी दरबारी की असली पहचान क्या है, क्या वह सेवा कर सकता है या केवल दिखावा है। बीरबल ने दूसरे को बुलवाया जो मृगनायक की परीक्षा का अगला हिस्सा था, एक विधवा और उसके 2 बच्चे जो उत्सव में कुछ बेचने आए थे। उनकी टोकरी में रोटी और थोड़ी सी चीनी थी, बच्चे भूखे थे। मृगनायक ने एक प्रकार का उपकार दिखाने का नाटक किया और जोर से कहा, मैं तुम्हें इन बच्चों को दोरहन दूंगा, पर उसकी आवाज में वह आत्मीयता नहीं थी जो सेवा में होनी चाहिए। उसने टोकरी उठाई पर बच्चों की आंखों में कोई भरोसा नहीं था, वे मृगनायक को देखते ही गायब से हो गए। मृगनायक ने कुछ रोटी दे दी, पर वह इतनी कम थी कि बच्चों के चेहरों पर अब भी भूख की छाप थी। भीड़ में से कुछ लोगों की आंखों में झुंझलाहट आई, वे चाहते थे कि सेवा सच्ची हो, न कि केवल दिखावटी। बीरबल ने देखा और रात्रि के अंतिम समय की तैयारी की योजना बनाई। घड़ी जब पूरी हुई तो मृगनायक थका हुआ, गंदा और नाराज था। उसने कहा कि उसने अपना भाग निभाया और पुरस्कार चाहे। बीरबल ने तुरंत कहा कि पुरस्कार का निर्णय जनता करेगी, और जनता ने भी घोषणा की कि सेवा वही जिसने दिल से की हो। मृगनायक ने तर्क किया कि उसने मेहनत की, पर लोगों ने उसकी नाक चबाते हुए हंसी चुराई। पर उसी समय बीरबल ने एक और आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मृगनायक को उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए जिन्हें उसने पहले दरबार में अपमानित किया था। मृगनायक ने गुस्से में कहा कि वह ऐसा नहीं करेगा, उसे अपमान का कोई एहसास नहीं था, वह तो केवल सच्चाई बोल रहा था। पर भीड़ में गोविंद की आंखें ठहरी हुई थीं, उसकी इज्जत जो अब तक ठेस खाई थी, उसे लौटाने के लिए किसी बड़े कदम की जरूरत थी। बीरबल ने आखिरकार सबको सुख शांत करने के लिए एक आखिरी खेल रखा। उसने कहा कि यदि मृगनायक सच्चे दिल से गोविंद से माफी मांगकर 1 सप्ताह तक सादा जीवन जिए और हर दिन किसी न किसी गरीब की सेवा करे, तो उसे पुरानी इज्जत वापस कर दी जाएगी। मृगनायक ने तुरंत इनकार कर दिया। उसे सोना, मान और शोहरत चाहिए थी। 1 सप्ताह की सादगी उसके काबिलियत से परे थी। पर बीरबल ने राजा की ओर देखा और राजा ने वाणी देकर कहा, यदि व्यक्ति अपनी भूल मान ले और सुधरे, तब शासन उसे एक दूसरा अवसर देता है। मृगनायक को लगा कि यह रीत केवल बेकार लोगों के लिए है, पर तभी उसके मन में यह भी डर बैठ गया कि यदि वह मना कर देगा तो उसका छवि और घटेगा। उसे घमंड और डर दोनों में फंसा हुआ पाया गया। वह सप्ताह मृगनायक के लिए कठिन था। वह हर दिन सार्वजनिक रूप से कुछ सेवाएं करने लगा, पर उसकी निष्ठा केवल इसलिए नहीं थी कि उसने अभी अभी नियम स्वीकार किया था, बल्कि भीड़ की नजरें और अपने स्वाभिमान की सुरक्षा भी वजह बनी। पर धीरे धीरे कुछ अजीब बदला हुआ महसूस हुआ। लोगों की मुस्कान उसे पहले की तरह नहीं लगती थी, अब वे उसे वास्तविकता में पास से जानना चाहते थे। उसने जल्दबाजी में गोविंद के पास जाकर माफी मांगी, पर गोविंद ने कहा कि माफी केवल शब्दों की चीज नहीं, उसे अपने कार्यों से दिखाना होगा। गोविंद ने कहा, यदि तुम सच में बदलना चाहते हो तो पहले अपने अंदर का घमंड उजागर करो और फिर उसे मिटा दो।
मृगनायक ने पहली बार सोचा कि क्या उसने वास्तव में कभी किसी की पीड़ा समझी थी। उसकी जिंदगी में हमेशा चमकदमक और ऊंचे ऊंचे शब्द थे, पर किसी का दर्द उसे छूया नहीं था। उसने धीरे धीरे समझा कि सेवा केवल बाहरी कायदा करने से नहीं होती, यह समझने से होती है कि हर इंसान का जीवन उसकी तरह नहीं होता। कुछ लोग केवल रोज कमाते, खाते और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। मृगनायक ने देखा कि हरिदास का पसीना, विधवा की चिंता और गोविंद की शांति केवल दिखावे नहीं थे, वे जीवन के छोटे छोटे सत्य थे। उसने उन गरीबों के साथ बैलगाड़ी खींची, उनके बच्चों को किताबें पढ़ाई, उनके घावों पर मरहम लगाया। समय के साथ उसके हाथ में एक नरमाहट आ गई और उसके चेहरे पर झुर्रियों में एक सहज मुस्कान की चमक आई। एक दिन जब वह थका हुआ था और अपने अंदर की एक नई शांति महसूस कर रहा था, बीरबल उसके पास आया। बीरबल ने उसे धीरे से कहा, तुमने जो कुछ किया वह केवल बाहर की शुद्धता नहीं था, पर तुम्हें अब भी सीखना है कि विनम्रता केवल एक सप्ताह की बात नहीं, बल्कि जीवन भर की आदत है। मृगनायक ने आंखें नम होते हुए कहा, मैं समझ गया हूँ। मुझे इस बात का पश्चाताप है कि मैंने गोविंद का अपमान किया। उसने सार्वजनिक रूप से गोविंद से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि अब से वह हर वर्ष एक दिन गरीबों की सहायता के लिए समर्पित करेगा। भीड़ में से लोग तालियां बजाने लगे, पर यह तालियां अब सिर्फ दिखावे की नहीं थीं, उनमें सच्ची सराहना थी। बीरबल ने कैसे सिखाया घमंडी दरबारी को सबक। दरबार की उस सुबह हवा में कुछ ठंडक थी और महल के बड़े आंगन में धूप धीरे धीरे पसर रही थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और दरबार के लोग अपनी अपनी जगहों पर खड़े थे। बीरबल वहां का सबसे भरोसेमंद और चतुर सलाहकार था, उसकी बुद्धि और विनय दोनों ही दरबार में मशहूर थे। पर उस राज्य में एक दरबारी भी था, जिसका नाम मृगनायक था, जो दिखावे में बड़ा और व्यवहार में घमंडी था। मृगनायक ने अपनी चाल ढाल और महंगी पोशाक से यह संदेश दिया हुआ था कि वह सबसे बढ़कर है। उसे यह विश्वास था कि शक्ति, पद और शोभा ही किसी इंसान की असली पहचान है। वह अक्सर दूसरों को छोटा दिखाने का मन रखता और स्वयं को बड़ा बताने को तैयार रहता। मृगनायक की यह प्रवृत्ति धीरे धीरे लोगों की नजरों में घर कर गई। वह सभा में शोर मचाता, छोटे लोगों के विचारों का मजाक उड़ाता और अपने आप को न्याय का पक्का मानकर आम बातों पर भी कटाक्ष करता। गरीबों के बीच जाकर भी वह विनम्रता की नकल मात्र करता, ताकि लोग उसे और तारीफ दें। बीरबल ने कई बार उसे सहन किया, पर एक दिन मृगनायक ने ऐसा कुछ कह दिया जो दरबार की मर्यादा को आहत करने वाला था। उसने सार्वजनिक रूप से एक वृद्ध सच्चे अधिकारी की निंदा कर दी और उसकी इज्जत ठेस पहुंचाई। वह वृद्ध गोविंद नाम का था, जिन्होंने जीवन भर ईमानदारी और सादगी से काम किया था। मृगनायक ने गोविंद को यह कहकर अपमानित किया कि वह पुराना और झिझकने वाला है, शासन के काम के काबिल नहीं। गोविंद के होठों पर वह शर्म और दर्द छाया हुआ था, पर उसने कोई प्रतिकार नहीं किया। वह केवल चुप रहा और अपनी आंखों में पानी थामे दरबार से निकल गया। भीड़ में जो लोग थे वे चुप थे, पर बीरबल ने यह देखा कि कैसे सत्ता और शान का ठूंठ एक नेक दिल पर चोट करता है। अकबर का स्वभाव न्यायप्रिय था और बीरबल का काम केवल मजाक उड़ाना नहीं था, वह समाज की बुनियाद बचाने वाला था। उसने देखा कि मृगनायक की बात का असर केवल गोविंद पर नहीं पड़ा, बल्कि नए नए दरबारियों में घमंड की नई लहर पैदा हो सकती थी। बीरबल ने रात में सोच विचार कर यह निर्णय लिया कि उसे मृगनायक को ऐसा सबक देना चाहिए जो उसे खुद बदल दे, न केवल उकसाव में दंड देकर, बल्कि सूझबूझ से और सीख देने वाले ढंग से। बीरबल ने यह भी सोचा कि दंड और अपमान से कुछ हासिल नहीं होता। इंसान के मन में बदलाव तब आता है जब उसे अपनी ही भूल का एहसास हो और वह खुद समझे कि विनय किस तरह से जीवन का वास्तविक आधार है। बीरबल ने अगले दिन सार्वजनिक सभा में एक प्रस्ताव रखा।
महाराज के आदेश से एक बड़ा उत्सव आयोजित किया जाएगा जिसमें राज्य के सभी दरबारियों और ग्रामीणों को आमंत्रित किया जाएगा। उत्सव को परखा दिवस नाम दिया गया और इसका उद्देश्य जनता के बीच न्याय, करुणा और संयम का संदेश फैलाना था। मृगनायक ने यह खबर सुनकर खुशी छुपाई और सोचा कि यह तो वही मौका है जहां वह अपनी छवि और भी चमका सकता है। उसने सोचा कि भीड़ में जाकर वह और शानदार भाषण करेगा, लोगों के सामने अधिक प्रभाव डालेगा और बीरबल के कामों को भी परे ढकेल देगा। उसे नहीं पता था कि बीरबल ने यह उत्सव कुछ और ही उद्देश्य से रखा था। उत्सव के दिन महल का मैदान रंग बिरंगा था। खाने पीने की टेबलें, लोकनर्तकियों का मंडल, बच्चों के खेल, सब कुछ था। भीड़ में आम लोगों के चेहरे पर उत्साह था। बीरबल ने मंच पर कुछ मेजें रखवाईं और उनमें साधारण पराठे, दही, फल और पानी रखा। पर इन मेजों के बीच में एक अलग मेज भी रखी गई थी। उस पर एक सिंहासन और उसके सामने एक छोटी सी झोला लगी हुई थी। पीछे एक बड़ा सामने का बोर्ड लगाया गया जिस पर लिखा था, विनम्रता का सिंहासन, जो भी इस पर बैठकर दूसरों की सेवा करेगा उसके लिए विशेष सम्मान होगा। मृगनायक ने यह देखकर सोचा कि यह केवल दिखावा है और इसका उसकी शान से कोई लेना देना नहीं है। उसने घमंड से कहा कि वह तो उसी सिंहासन पर बैठेगा, लेकिन केवल शान दिखाने के लिए वह भर्ती लोगों की मदद करने का ढोंग नहीं करेगा। बीरबल ने सब कुछ शांत देखा और फिर सभा में एक बुलावा किया। उन्होंने कहा कि इस उत्सव के मुख्य आकर्षण के रूप में एक खेल होगा जिसका नाम था सीधी साधी परीक्षा। इस खेल का नियम साधारण था। किसी भी दरबारी को आम जनता के सामने एक घड़ी के भीतर किसी गरीब या बूढ़े की सहायता करनी होगी। वह सहायता किसी भी रूप में हो सकती थी, खाना खिलाना, बोझ उठाना या उनके बच्चों को पढ़ने में मदद करना। पर जो व्यक्ति सेवा करते हुए सबसे अधिक आत्मीयता और सादगी दिखाएगा उसे सम्मानित किया जाएगा। मृगनायक ने यह सुना और ठहाका लगाया कि वह यह सब नहीं करेगा। वह तो केवल महलों के मान सम्मान के लिए जीता है, गरीबों की सेवा उसके लिए एक खिलवाड़ है। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, तो फिर आप भी भाग लीजिए, यह देखना रोचक होगा कि शान और सेवा किसे बड़ा बनाते हैं। मृगनायक को चुनौती सुनकर क्रोध भी आया और दिखावा भी। उसने सोचा कि भीड़ में अपनी शाही पोशाक और भाषण से सबको मोहा जा सकता है। वह मंच पर चढ़ा और घोषणा की कि वह इस परीक्षा में भाग लेगा, पर उसकी शर्त यह थी कि उसे भीड़ से तालियां मिलेंगी और जो पुरस्कार मिलना है वह उससे कमतर नहीं होना चाहिए। भीड़ में कुछ लोग ताली बजाने लगे, पर कई लोगों की आंखों में संदेह था कि क्या यह असली सेवा होगी या दिखावटी नाटक। बीरबल ने चुपचाप योजना बना ली थी। वह यह नहीं चाहता था कि मृगनायक को केवल एक अवसर मिलते ही सब कुछ छीन लिया जाए। उसे वास्तविक स्थिति का सामना करना था। घड़ी बजने के साथ ही मृगनायक भीड़ के बीच से निकलकर गया। उसने पहली ही अर्जी पर एक बूढ़े किसान के पास जाकर कहा कि वह उसकी बैलगाड़ी संभालेगा और उसे मंदिर तक पहुंचाएगा। किसान का नाम हरिदास था और उसका चेहरा जीवन की कठिनाइयों से झुर्रियों भरा था। मृगनायक ने भरे ठाठ अंदाज में बैलगाड़ी उठाई, पर वह जल्दी ही थक गया। बैलगाड़ी में पत्थर की नुकीली धार ने मृगनायक के हाथों को खरोंच दिया। उसकी पोशाक में धूल लगी और पसीना उसकी भुजाओं पर दौड़ गया। भीड़ में से कुछ लोग हंस पड़े, पर कुछ लोगों की आंखों में यह भी था कि मृगनायक आखिरकार कुछ कर रहा है। पर बीरबल का असली इरादा यह था कि मृगनायक का सामना उनके जीवन की रोजमर्रा की तकलीफों से कराया जाए। वह केवल शान का शौक पूरा नहीं कर सकता था। भीड़ में हल्की सी सराहना की आवाज उठी, पर धनिक और जमींदार फिर भी अपने अपने जवाबों पर अड़े रहे। राजा ने तब निर्णय के लिए एक उपयुक्त तरीका निकाला। उसने कहा, हम नियमों को कड़ा रखते हैं पर सत्य की भी रक्षा करेंगे।
मैं तीनों बोरे एक एक करके सार्वजनिक रूप से खोलवाऊंगा, पर इन वाले व्यक्ति को मौका दूंगा कि वह किसी एक बोरे के स्थान पर अपना हाथ रखकर उस बोरे को छूने का संकेत दे। यदि वह सही हल पाए तो उसे इनाम मिलेगा, यदि गलत पाया तो उसे महल की पुस्तक में उसकी गलतफहमी का उल्लेख किया जाएगा। यह नियम सुनकर सभी लोग सिहर गए, क्योंकि यह एक खिलंदड़ी चाल थी पर साथ में जोखिम भी था। पर चतुरानंद ने कहा कि सत्य की रक्षा में जोखिम उठाना भी जरूरी है। चरवाहा ने मेहनत से सोचा, फिर बिना झिझक के राजा की ओर बढ़ा और कहा, महाराज, मैं तीसरे बोरे को चुनता हूँ। मुझे यकीन है कि वह पत्थरों का है। भीड़ रोली, कुछ ने तारीफ की, पर अधिकांश ने इसे साहसिक मूर्खता समझा। राजा ने आदेश दिया और एक महल के नौकर ने तीसरे बोरे के धागे काट दिए। बोरा धीरे धीरे खुला और इसका अंदर का सामान बाहर गिरा। वहां वास्तव में छोटे छोटे पत्थरों का ढेर था। भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी और चरवाहा को हाथों हाथ उठाकर राजा ने उसकी वीरता को सराहा। पर राजा ने केवल इनाम नहीं दिया, उसने बात को और गहरा बनाया और कहा, यह केवल एक जीत नहीं है, यह सबक है कैसे धैर्य, सूक्ष्म अवलोकन और सहज ज्ञान से सत्य का पता चलता है। उस दिन चरवाहा को पुरस्कार मिला, 500 रुपए और एक पदक। पर उससे भी बड़ी बात यह हुई कि राजा ने आदेश दिया कि उन सूटकेसों और बोरे वालों की जांच की जाए जो इन ऊँटों के साथ थे। जांच से पता चला कि इन ऊँटों के पीछे कुछ लोग थे जो इन ऊँटों को विशेष बोझ बांधकर गांवों में भेजते थे ताकि वे लोगों की सहानुभूति और उनकी बुद्धि की परीक्षा ले सकें। राजा को यह बात पसंद नहीं आई। उसने आदेश दिया कि ऐसे प्रयोगों पर रोक लगाई जाए और किसी के साथ भी झूठ और छल न हो। जनता ने देखा कि राजा केवल खेल खेलकर मनोरंजन नहीं करते, बल्कि उनके फैसले समाज के हित में गहरे प्रभाव भी छोड़ते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिनों बाद महल के पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया जो कि ऊँटों का मालिक था। उसने राजा से मिन्नत की कि उसे कुछ कहने दिया जाए। राजा ने उसे बुलाया और पूछा, तुम किस लिए आए? बूढ़े ने उत्तर दिया, महाराज, मैं उन ऊँटों का मालिक हूँ, पर उनमें से एक ऊँट काफी परेशान था। मैंने उन बोरे में पत्थर इसलिए बांधे ताकि मैं यह जान सकूं कि जब ऊँट परेशान होता है तो मैं उसकी निगाहों के जरिए उसे शांत कर सकूं। राजा की आंखों में प्रश्न चमके, क्यों? और तुमने इसे किस लिए किया? बूढ़ा रुका और धीमे से बोला, महाराज, मेरे गांव में लोग अक्सर कठिनाइयों में फंस जाते हैं और मैं यह जानना चाहता था कि किस तरह के बोझ उन्हें सबसे अधिक सताते हैं, ताकि मैं उन्हें सिखा सकूं कि कैसे हल्के बोझ लेकर भी शांत जीवन जिया जा सकता है। पर मेरी यह खोज गलत ढंग से बाहर निकली और लोगों के बीच भ्रम फैल गया। राजा को इस बयान से कुछ नरमी आई, पर उसने कहा, तुम्हारी इच्छा समझ में आती है, पर जनता के साथ अनियमित प्रयोग करना उचित नहीं। बूढ़े ने चेहरे पर झुकी हुई आवाज में कहा, महाराज, मैं माफी मांगता हूँ और यदि आप चाहें तो मैं इस धन का उपयोग अपने गांव के लोगों की रक्षा और शिक्षा के लिए करूंगा। राजा ने विचार किया और फिर आदेश दिया कि बूढ़े को अपने गांव में भेजकर वहां स्कूल खोला जाए और ऊँटों के बारे में ज्ञान दिया जाए, ताकि लोग जान सकें कि जानवरों के उपयोग में दृष्टा, दान और दया का महत्व है। चतुरानंद ने यह देखा और कहा, महाराज, आज की घटनाएं दिखाती हैं कि परीक्षा तभी सार्थक होती है जब उसका उद्देश्य मानवता और सत्य की सेवा करे, न कि केवल जिज्ञासा या दांवपेच के लिए। कहानी के बाद के कुछ वर्षों में चरवाहा गांव में प्रसिद्ध हो गया। उसने उस पुरस्कार से एक छोटी सी दानशाला खोली जहां बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया गया और ऊंट पालने का सही तरीका सिखाया गया। राजा हरपाल सिंह ने और भी कई बार ऐसे उपक्रम किए जहां लोगों की सूझ, धैर्य और इंसाफ की जांच की गई, पर हमेशा नैतिकता और मानवता की सीमाओं में। चतुरानंद और राजा के बीच मित्रता और भी गहरी हुई, क्योंकि दोनों ने समझा कि केवल न्याय ही शासन का लक्ष्य नहीं, बल्कि न्याय की समझ और लोगों में उसकी झलक भी जरूरी है।
समाप्ति में ऊंट वाली चुनौती केवल एक खेल नहीं रही, वह एक संदेश बन गई जिसने लोगों को सिखाया कि सच्चाई अक्सर वही होती है जिसे आंख नहीं पर दिल और सुनने की क्षमता पकड़ पाए। राजा ने यह भी सीखा कि शासन में कठोर नियमों के साथ साथ सहानुभूति और स्पष्टता आवश्यक है। उस दिन से महल के घराने में एक नई परंपरा चली। हर वर्ष एक दिन को सत्य दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जिसमें लोग अपनी बुद्धि और समझ से कठिन प्रश्नों का हल ढूंढते और राज्य के छोटे मोटे कामों में पारदर्शिता रखते। चरवाहा जब गलियों में चलता तो लोग उसे संगीत और सम्मान से देखते। उसे अब केवल पैसा और पदक का गर्व नहीं था, बल्कि सच्चाई की पहचान का गौरव था, और यही सबसे बड़ी पुरस्कार थी जो उसे राजा ने दी थी।